हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ सर, अभी एलएलबी खत्म होने वाला नहीं। यस, आज का आखिरी लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी भी मोस्ट प्रोबेबली, हाँ सर, अभी भी मोस्ट प्रोबेबली है कि आज का लेक्चर लेक्चर आखिरी रहेगा। हेलो। हाँ, लास्ट लेक्चर ही रहेगा जिसके अंदर हम अपन देखने वाले बहुत सारे टॉपिक्स। एक्चुअली ना टॉपिक्स का नंबर बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, नंबर ज़्यादा है जो अपन लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखने वाले हैं। लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है ना, वो बहुत पांचट है, बहुत चिल्लर है, सीरियसली बहुत चिल्लर है। ठीक है, तो आप क्या क्या पढ़ने वाले आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूँ। आपको लास्ट वाले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा याद है, अपन ने देखे थे लाइबिलिटीज के बारे में, है ना? पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, कैसी रहेंगी। उसके अलावा आज अपन पढ़ेंगे कोई बंदा जो हमारा पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा पार्टनर है। ऐसा एक सिमिलर टॉपिक अपन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के अंदर देखा था, पार्टनरशिप होल्डिंग आउट। मतलब जो व्यक्ति पार्टनर नहीं है बट फिर भी थर्ड पार्टी को ऐसा इंडिकेट, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि यार वो हमारा पार्टनर है ना? या वो नहीं कर रहा है, कोई और पर्सन कर रहा है, तो वो केस के अंदर वो पर्सन जो सिर्फ ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए बता रहा है कि हाँ ये हमारा पार्टनर है, पार्टनर नहीं है लेकिन सिर्फ ऐसा बता रहा है, तो वो केस के अंदर वो बंदे की लाइबिलिटी क्या आएंगी, है ना? अच्छा, उसके कोई लाइबिलिटी, अरे उसकी भी आएंगी, देखना अपन ने, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे कौन से केसेस के अंदर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब एलएलपी का नाम का तो मतलब क्या है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, अभी कुछ कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी जो इंडिविजुअल पार्टनर्स है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कब कब हुई होंगी? एक पर्टिकुलर केस है जब उन्होंने फ्रॉड किया, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ में एलएलपी के अंदर एक्ट किया, तो वो एक अपन देखेंगे, राइट? तो वो केस के अंदर, अच्छा, फ्रॉड के केस में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो ही जाएंगी। उसके साथ में अपन और एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? कि अपने को एलएलपी एक्ट के अंतर्गत और उसके अलावा दूसरे भी जो एक्ट अप्लीकेबल होंगे, जो इंडिया के अंदर चलते होंगे, दूसरे जो कानून अंतर्गत चलते होंगे, इंडिया के अंदर चलते होंगे, उसके अंदर फाइन पेनल्टी जो भी लगेंगी वो तो लगनी ही लगेंगी। मतलब एलएलपी के एक्ट के हिसाब से उनकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड हो ही जाएंगी, है ना? वो तो पहले एक झटका वो दे दिया, उसके साथ में दूसरा झटका दिया कि बाकी जो अलग अलग कानून अंतर्गत है उसके अंदर भी फाइन पेनल्टी लगेंगी, है ना? सर इसके अंदर भी फाइन पेनल्टी लगेंगी? यस, इसके अंदर भी फाइन और पेनल्टी आएंगी, है ना? फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ में करें तो अपन। तीसरा, अब अगर सपोजिंगली फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, अब कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर मतलब उसकी कुछ ना कुछ वो हेल्प करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग वो हेल्प करना चाहते हैं, तो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के पास में पावर है क्या? जो पर्सन हेल्प कर रहा है एलएलपी को, सॉरी एलएलपी मतलब वो इन्वेस्टिगेशन पर्सन को हेल्प कर रहा है, जैसा ट्रिब्यूनल हो गया, कोर्ट हो गया, उनको हेल्प कर रहा है केस सॉल्व करने में, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ा बहुत रिलीफ, थोड़ा बहुत बेनिफिट देंगे अपन, मतलब सजा थोड़ी कम करवा के देंगे, पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी में कम करवा के देंगे, जो उनको वैसा ठीक लगा। तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या? सीटी बजाए, वो वाला नहीं, सीटी सीटी बजाए वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर मतलब क्या आ रहा है उसका, कि अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर हेल्प कर रहा है इन इन्वेस्टिगेशन और इन प्रोसीडिंग, तो वो केस के अंदर एल कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में पावर है कि भाई उसकी जो पेनल्टी की रकम है वो कम कर देना, उसका जो जेल में जाने का टाइम पीरियड है उसको कम कर देना, तो उसका एक प्रोविजन है। सर सेक्शन क्यों डाले? वैसा कर देना था ना। नहीं नहीं बेटा, सेक्शन के अंदर डाले, एलएलपी एक्ट के अंदर डाले, तभी जाके कोई ना कोई रिलैक्सेशन दे सकता ना, नहीं तो बाद में चल के कोर्ट देना भी चाहे लेकिन एलएलपी एक्ट ही अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर कैसे कर देंगे? ठीक है, अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, होल्डिंग आउट पढ़ेंगे, फ्रॉड की केस के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होंगी वो देखेंगे अपन, थर्ड चीज देखेंगे अगर विसिल ब्लोइंग, अगर कोई पर्सन को हेल्प करने का है तो वो केस में क्या होगा। उसके बाद में अपन देखेंगे सबसे पांचट हर चीज कि एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसा डबल एंट्री सिस्टम पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, या अक्रूवल और कैश बेसिस जैसे भी उनको करना चाहे वो कर सकते हैं। ट्रू एंड फेयर पे रहना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना चाहिए, इन सच फॉर्म में, इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, सब उसके बारे में अपने को बताएंगे। अच्छा, अगर नहीं किया तो बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा बताएगी रे, वैसे नहीं किया तो फिर फाइन पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के अंदर क्या है? बस एक सिंपल से एक लाइन बोले हुआ है कि हर एलएल की लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एक फाइनल एनुअल अकाउंट बनाने का है, जो साल खत्म होने के एक दिन, एक टाइम पीरियड के अंदर सबमिट करना पड़ता है आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, राइट? अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को एक क्वेरी आएंगी, सर आपने ट्रिब्यूनल क्यों नहीं लेते? मैं जब आएंगे ना टॉपिक को आपको बता दूंगा कि सर मैंने इसे ट्रिब्यूनल क्यों बोला था शब्द। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ने वाले थोड़ा सा याद आ गया, समझा क्या मैं अपन क्या क्या घटना घटने वाली है अपने साथ में? अपने को थोड़ा बहुत तो लॉजिक, थोड़े बहुत तो दिए लग गए ना अपने माइंड के अंदर, ऐसे लाइट चमक गई ना अपने को क्या क्या पढ़ने वाले, है ना? ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे सर? बस हो गया ना? नहीं नहीं, इसके अलावा और एक छोटू सा टॉपिक अपन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ फर्म टू लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये फर्म कौन सी बोल रहे? पार्टनरशिप फर्म, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर उसको कन्वर्ट होने का है तो वो कन्वर्ट हो सकती है एज पर शेड्यूल, एज पर शेड्यूल, कौन से शेड्यूल के हिसाब से? शेड्यूल 2 के हिसाब से वो कन्वर्ट हो सकती है।
अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को तो कन्वर्ट होगी। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट होने का है एलएलपी के अंदर, तो क्या वो कन्वर्ट हो सकती है क्या? ये एज पर शेड्यूल 3, और आखिर में शेड्यूल 4 के हिसाब से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सब वो देखेंगे अपन उसके बाद में कि उसकी थोड़ी बहुत प्रोसीजर नहीं बोलूंगा कि एक एलएलपी को क्या क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट होने के टाइम पे क्या क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोसीजर नहीं बताई हुई आपको। बेसिक बेसिक बोले, आपने सबमिट करा, आरओसी को सब कुछ ठीक लगा तो आपको रजिस्टर्ड कर डालेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जो भी एसेट पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे एलएलपी को। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ये तो स्वाभाविक सी बात है यार। वो चीज पुरानी वाली पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, नवी वाली खुल रही है, तो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे एकदम। ऐसा मतलब देखो, ऐसा जो अपने को लगता है हाँ भाई ऐसा होना चाहिए तो वैसे होगा, सिंपल सिंपल, राइट। उसके बाद में सबसे आखिर में अपन देखेंगे कोई एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड है, हाँ, तो उसके ऊपर इंडिया के अंदर अगर वो बिजनेस करे तो कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में देखेंगे, फॉरेन एलएलपी के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले अपन, सबसे पहले पार्टनरशिप होल्डिंग आउट के बारे में देखेंगे, उसके बाद में अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस के अंदर एलएलपी की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी, एलएलपी की वैसे अनलिमिटेड रहती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी, वो अपन देख लेंगे, है ना। फिर अपने को वो विसल ब्लोइंग सिटी बजाए वो अपन देखेंगे। उसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट, एनुअल रिटर्न्स अपन पढ़ने वाले, कोई फॉरेन एलएलपी के बारे में अपन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी के बारे में पढ़ेंगे, और आखिरी में सब कुछ खत्म होगा तो अपन एलएलपी को वाइंड अप करेंगे, एलएलपी को बंद करेंगे, है ना। आपको पॉइंट समझाएगा अपने साथ में क्या क्या होने वाला है, राइट। मैं क्या अभी शुरू कर सकता क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर वो होल्डिंग आउट वाला कंसेप्ट करूँ ना शुरू? यस, 2 मिनट अपन चलो शुरुआत करते हैं। आ जाओ, पार्टनरशिप होल्डिंग आउट क्या बोल रहा है, एनी पर्सन हु बाय द वर्ड स्पोकन, 2 मिनट, हाँ देख लो, हेलो, हाँ, any person who by the word spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner in an LLP। क्या बोल रहा है, बोले कोई भी व्यक्ति जो खुद खुद के मुंह से बोल रहा है या ऐसे लिखित में दे रहा है कि यार मैं इनका पार्टनर हूं, या कंडक्ट ऐसे बता रहा है, मतलब सामने वाला कोई पर्सन ने उसको रिप्रेजेंट किया, है ना, या फिर उनके सपोजिंगली बोलने का मतलब क्या है, कोई भी किसी भी तरीके से अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि भाई ये व्यक्ति हमारा पार्टनर है। मैंने एग्जांपल उस दिन क्लास में लिया था, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। सपोजिंगली अक्षय सर और मेरी बीएमए एलएलपी है, बीएमए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अक्षय सर और सौरभ सर 2 पार्टनर्स ही है। एक दिन पीयूष हमारे सामने बाजू में खड़ा था, सिर्फ बाजू में खड़ा था, हाँ। बैंक मैनेजर आया हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर और वो ऐसी बातचीत कर रहे थे, हम सब बातचीत कर रहे थे, तो पीयूष आके हमारी चेयर पे आके बैठ गया, डायरेक्ट चेयर पे आ गया कि बैठ गया, वो मेरी चेयर पे आके बैठ गया। अब बैंक मैनेजर इस सब चीज़ को नोटिस कर रहा था। फिर उसके बाद में मैंने इंट्रोड्यूस किया वो पर्टिकुलर बैंक के मैनेजर को, मिली हमारे पीयूष गुप्ता से, ये हमारे बीएमए एलएलपी का एक पार्टनर है। पीयूष कुछ भी नहीं बोल रहा, एकदम हंसते रह रहा है हंसते रह रहा है, बस मुस्कुरा रहा है कि हाँ ये हमारा पार्टनर है बोल के, और कुछ भी नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट कोई एक डॉक्यूमेंट पे लिखने का भी था तो पीयूष गुप्ता ने ऐसा नाम भी लिखा, पीयूष संजय गुप्ता इन ब्रैकेट के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी, राइटिंग में भी दे दिया। अब मुझे बताओ सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा, जो बैंक मैनेजर हमारे एलएलपी के अंदर है उसको क्या लगेगा, यार इनका पार्टनर है, चेयर पे भी आके बैठ रहा, लिखित में भी दे रहा, सौरभ सर ने खुद के मुंह से भी बोल दिया, हाँ, या और है, सारे के सारे और है। मतलब कभी कभी ऐसा होगा ये नहीं हुआ लेकिन वो हुआ, वो नहीं हुआ लेकिन वो हुआ, मतलब तीनों किसी भी चीज से किसी भी तरीके से अगर सामने वाले को ऐसे इंटेंशन पड़ रहा है कि यार ये वाला व्यक्ति तो एलएलपी का ही पार्टनर है, और वो चीज को रिप्रेजेंटेशन देके, मतलब उसने मुंह से बोला होगा या ऐसे कंडक्ट किया होगा, ऐसे बताया होगा, वो चीज को ध्यान में रखते हुए सामने वाले बैंक मैनेजर ने हमको लोन दे दिया। हाँ, वैसे लोन नहीं दे रहा था, अक्षय सर और सौरभ सर को देख के लोन नहीं दे रहा था, लेकिन वो पीयूष को देख के वो हमको लोन देना चालू कर दिया, लोन दिया उसके अंदर। तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर भले ही हमारा पीयूष गुप्ता हमारा पार्टनर नहीं होगा, पीयूष गुप्ता हमारा पार्टनर नहीं होगा, फिर भी वो लाइबिलिटी के लिए लाइबल रह जाएगा। कौन सी वाली लाइबिलिटी के लिए, जो अगर बैंक ने हमको लोन दिया था वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए अब तीनों लोग लाइबल रह जाएंगे, है ना। मतलब हमारे लिमिट क्या बोलते हैं, अक्षय सर भी, सौरभ सर भी और पीयूष गुप्ता भी, इवन दो बाय एन एग्रीमेंट पीयूष हमारा पार्टनर नहीं होगा तो भी लाइबल हो जाएगा। पॉइंट समझा क्या, एकदम क्लियर है ना। तो अब देख रहे, एनी पर्सन हु बाय द वर्ड स्पोकन और इन रिटन और बाय कंडक्ट, है ना, कंडक्ट का मतलब वो चेयर पे आके बैठ गया, समझना, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, मतलब क्या है, वो या तो खुद इंडिकेट कर रहा, पीयूष गुप्ता ने हाथ मिलाया, माई सेल्फ पीयूष संजय गुप्ता, आई एम डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ बीएमए एलएलपी, है ना, या फिर नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ एक साथ में, यहाँ नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी। मैं पीयूष को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि सर ये हमारा पार्टनर है, और पीयूष मुस्कुरा रहा, अभी क्या सामने वाले को क्या समझ में आएगा, हाँ यार पार्टनर है,
मतलब हाँ बोल रहा ना, मतलब मुस्कुरा रहा मतलब क्या है, हाँ ही बोल दिया, है ना। रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी, है ना। ये क्या शब्द गंदा तो लग रहा होगा तो आप आपके वर्डिंग्स के अंदर लिख सकते हो, हाँ, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा हो, सो दैट आपको लर्न हो पाए। और नोइंगली परमिट अदर पर्सन टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, है ना, चल सकता है। यूज टू बी लाइबल to any person who has faith of such representation and has given the credit to the LLP। क्या बोल रहा है, वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो पर्सन जो कि रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या रिप्रेजेंट खुद दे रहा है या परमिट कर रहा है दूसरे लोगों को, तो वो पर्सन खुद भी लाइबल रह जाएगा फॉर द लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी टू देम ऑन सच रिप्रेजेंटेशन, है ना। वो मतलब रिप्रेजेंटेशन को देख के, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, मतलब ये केस के अंदर क्या बोल रहा है, जो पर्सन खुद रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब पीयूष गुप्ता, और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन गिविंग सो क्रेडिट। हाँ, बोले जब भी वो पर्सन, सपोजिंगली पीयूष ने खुद ने हाथ रिप्रेजेंट किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर बोल के, या जब सौरभ सर पीयूष को रिप्रेजेंट कर रहे थे दूसरे लोगों के सामने, वो पर्टिकुलर केस के अंदर भले पीयूष को पता हो कि नहीं पता हो कि सामने वाले को ये अनुभव हो रहा है कि मैं इनका पार्टनर हूं, तो भी वो उसका लायबिलिटी आ जाएंगी। बोलने का मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक उसको क्या बोलने का है कि अगर भले ही मतलब भले ही सामने वाले का पीयूष का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, है ना, कि यार मैं ऐसा पार्टनर बोल के दिखूं, या उसको पता भी होगा अरे यार सामने वाले को शायद एहसास हो रहा मैं इनका पार्टनर हूं, दोनों में केस के अंदर, तो भी अगर सामने वाले को रिप्रेजेंटेशन मिली भी गया ना, अगर यार नहीं भी मिला, उसको कोई लेना देना नहीं, उसके लिए भी वो लायबल रहेगा। पर्सन काय के लिए लायबल रहेगा, जो रिप्रेजेंटेशन उसने इंडिकेट किया है, नोइंगली और अननोइंगली जैसा भी, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, डज नॉट नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन गिविंग सो क्रेडिट, मतलब वो सामने वाले को रिप्रेजेंटेशन मिल गया है तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर सामने वाले की लाइबिलिटी आ जाएंगी, इवन तो सामने वाले को पता भी नहीं होगा सामने वाले को रिप्रेजेंटेशन मिला है कि नहीं मिला है ना। वो कितना घुमा के बोलने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, कभी भी कोई व्यक्ति बाय राइटिंग या बाय वर्ड्स या बाय स्पोकन, है ना, बाय स्पोकन, बाय राइटिंग और बाय कंडक्ट ऐसा सामने वाले को इंडिकेट कर रहा है या खुद ही बोल रहा है कि मैं इनका पार्टनर हूं, या किसी और व्यक्ति को अलाउ कर रहा है कि आप मुझे एज अ पार्टनर बोल के इंट्रोड्यूस करो, है ना। तो वो अगर सामने वाले तक जो उनको लोन दे रहा है वहां तक अगर उसके पास में रिप्रेजेंटेशन मिल गया और वो रिप्रेजेंटेशन को माइंड में रखते हुए सामने वाले ने अगर लोन दे दिया, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर जो पर्सन भले ही उनका पार्टनर रहेगा वो उनको उसके वो पर्टिकुलर लोन जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मिला है तो उसके लिए लायबल हो जाएगा। अब इसके अंदर बच्चों को जनरली क्वेरी क्या आती है, सर सपोज इंग्लिश सामने वाले ने लोन दिया लेकिन 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 वो रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया, मतलब उनको पीयूष को देख के आपको लोन नहीं दिया, अक्षय सर और सौरभ सर को देख के लोन दिया, है ना। तो अभी मुझे बताओ क्या वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो पीयूष को लायबल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से तो दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हाँ, मतलब देखो अगर नोस और डज नॉट, मतलब वो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि यार मैंने पीयूष को देख के तो ना लोन दिया तुम्हारे को, या पीयूष को देख के तो लोन दिया था मैंने, मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट ऑफ द केस की कैसा है ना। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला, कि वो बैंक मैनेजर के ऊपर है, अभी उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यार मैंने ये चीज देखा था बोल के मैंने दिया, आपने देखो लिख के दिया था मुझे कि आपका पार्टनर है बोल के मैंने आपको लोन दिया था, पीयूष गुप्ता आपका पार्टनर है और मैं अभी पीयूष गुप्ता से भी वसूली करूंगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर डिपेंड्स कि कैसा है ना। आपको पॉइंट समझा क्या, यस। एक बार देख लो आप पूरा का पूरा पॉइंट, पार्टनरशिप होल्डिंग आउट, इसको ना आप आपकी लैंग्वेज में लिखना। मैंने कुछ कुछ बच्चों की बुक्स एक्चुअली देखी है, रीड करी है, वो अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। मैं कितना भी इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मेरे से वो कहीं ना कहीं ये मुझे लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल लग रही है, बिकॉज मैंने वैसे पढ़ने की आदत है, लेकिन मुझे पता है बच्चों को थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट जा रही है ना। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है, आप आपकी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रहने देना वैसे के वैसे सेंटेंस के अंदर, है ना, ठीक है। या 2-3 बच्चे साथ में मिलकर करो तो आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। However, where any credit is received by LLP as a result of such representation, very good। क्या बोल रहा है, बोले अगर सपोजिंगली सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बोलने के ऊपर ही सामने वाले को वो लोन दे दिया, एलएलपी को लोन दे दिया। अब मुझे बात बताओ, एलएलपी को वो लोन मिल गया, बेनिफिट किसको मिल रहा है वो लोन का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, हमको एलएलपी को वो पर्टिकुलर लोन मिला ना, तो ये चीज में बेनिफिट किसको मिला, एलएलपी को। तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर भले ही उसने रिप्रेजेंटेशन देख के भी लोन अगर दे दिया होगा और उसका बेनिफिट एलएलपी को मिल रहा है, तो एलएलपी की लायबिलिटी आ जाएंगी। द एलएलपी शैल विदाउट प्रेजुडिस द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट। क्या बोल रहा है, बोले सपोजिंगली कोई एलएलपी को, जैसा बीएमए एलएलपी, बीएमए मैं बोल रहा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। सपोजिंगली अक्षय सर, सौरभ सर और पीयूष की तीनों की मतलब पीयूष की एलएलपी, पीयूष हमारा एलएलपी का पार्टनर नहीं था, लेकिन सामने वाले ने एलएलपी को लोन दिया,
है ना, एलएलपी को वो पर्टिकुलर लोन दे दिया है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर लोन एलएलपी को मिला ना, तो उसको रिपेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी भी एलएलपी के ऊपर आ जाएंगी, है ना। क्यों बोल रहा है वैसा? बिकॉज देखो बेनिफिट एलएलपी को मिल रहा है, तो वसूली भी किससे करेंगे अपन? एलएलपी से करेंगे। विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब हमको कोई लेना देना नहीं कि हम उससे वसूल करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। मतलब हम वो लाइबिलिटी जब वसूल करने आएंगे तो तीनों पार्टनर से तो दोनों पार्टनर से वसूल करेंगे, और उसके बाद में पीयूष से तो वसूल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो दैट डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसका बेनिफिट, अगर उसका क्या बोलते हैं उसको अपन, बेनिफिट ही बोलेंगे यार, उसका अगर बेनिफिट अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को मिला है, तो वो एलएलपी से भी वसूली करेंगे। सर इसके अंदर आप दोनों को अलग अलग क्यों मान रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म को अलग अलग, मतलब एलएलपी को अलग, और आप पार्टनर्स को अलग अलग क्यों मान रहे हैं? वैसे ही अलग अलग ही है। आपको भी पता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, है ना। उसके बाद में खुद का एक कॉर्पोरेट स्टेटस है ना। तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर बोल रहा है, भले अगर उनको रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लोन मिल गया होगा, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर भी एलएलपी को तो रिपेमेंट करना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी के पार्टनर्स के ऊपर लाइबिलिटी क्या आएंगे, पीयूष गुप्ता के ऊपर लाइबिलिटी क्या आएंगे, उसका तो अलग मैटर है, लेकिन इसके ऊपर तो आएंगे चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर आएंगे चाहिए। हाँ, एक बार देख लो आप। ये फिनेंशियल बेनिफिट का मतलब क्या है? सामने वाला फिनेंशियल बेनिफिट मतलब क्या है? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सपोजिंगली सामने वाला बैंक मैनेजर ने पहले लोन दिया था, लोन के ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगाता था, है ना। तो पीयूष को देख के उसने 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। बाद में साले को पता चला, अरे ये तो साला पार्टनर ही नहीं था इनका। तो वो केस के अंदर वो 4% का एडिशनल जो इंटरेस्ट है वापस वो वसूल कर सकता है ना। पॉइंट समझा क्या मैं? क्या है वो फिनेंशियल बेनिफिट, वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। एक बार आप देखो पूरी की पूरी प्रोविजंस को। अब आपकी लैंग्वेज में लिखना है इसको, ये बहुत भारी लिख रहे हैं। Where any credit is issued by LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented as a partner, be liable to the extent of credit issued by it or any financial benefit derived thereon. ठीक है। दूसरा, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ। अच्छा, ये पॉइंट बहुत अलग ही है। ये ऊपर के जो पॉइंट है ना, ये सब अलग थे। अभी देखो नीचे वाला पॉइंट कितना अलग ही भाग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम, the continue use of that name or of that the deceased partner's name as a part thereof shall not itself make the legal representative or the estate or his estate liable फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर हिज डेथ। क्या पॉइंट बोल रहा है? आपको किसको पॉइंट समझा क्या? मुझे 2 मिनट पॉज कर देना है वीडियो को, और आपने खुद के लेवल पे अंडरस्टैंड करने के टॉपिक को समझने की कोशिश करना। वो क्या बोल रहा है? एकदम पांचट सी बात बोल रहा है। सपोजिंगली देयर वर 3 पार्टनर्स इन एन एलएलपी, एबीसी एलएलपी नाम था उसका। बी पार्टनर हमको छोड़ के चले गया था या उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन एबीसी पार्टनर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स ने क्या बोला? बोले अपन एक काम करते, अपन नाम एबीसी चेंज नहीं करते, एबीसी का नाम एबीसी कंटिन्यू करते रहते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बाकी के रिमेनिंग 2 पार्टनर ने, ए और सी ने बोला क्या रहा, हमारे को ये नाम से एलएलपी को कंटिन्यू करने का है। बाद में जाके इन्होंने कुछ तो भी ऐसा गलत काम कर दिए, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, लिमिटेड एलएलपी आई लेकिन वो लाइबिलिटी आ गई, सपोजिंगली लाइबिलिटी आ गई। अब वो लाइबिलिटी के लिए ए और सी पार्टनर ही सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर बी। बोलने का मतलब क्या है, भले जैसे ही हमारा बी पार्टनर हमको छोड़ के चले गया, या फिर छोड़ के चले गया, या फिर उसकी अगर उसकी डेथ होगी, तो वो केस के अंदर बाकी रिमेनिंग पार्टनर ने ऐसा अगर डिसाइड किया है कि हम हमारा नाम नहीं चेंज करते हैं और वही नाम से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर आगे जाके जब भी फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन आ गई, तो वो केस के अंदर सिर्फ ए और सी पार्टनर की लाइबिलिटी रहेंगी, बी पार्टनर की या उसके रिप्रेजेंटेटिव की। जैसा बी पार्टनर मर गया तो उसकी वाइफ रिप्रेजेंटेटिव होगी उसके केस के अंदर, एलएलपी से भी निकल गया, जैसा डेथ होने के बाद में निकल गया ना वो बंदा। तो अभी बी पार्टनर हमारे से निकल जाने के बाद में, बी पार्टनर चले जाने के बाद में बी पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। पॉइंट समझा क्या? या उसके रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएंगी। एक बार आप पॉइंट देखो, मैं बाजू में हट जाता। वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम नेम इन एलएलपी नेम, the continued use of that name or the deceased partner name as a part thereof shall not of itself make the legal representative or his estate liable. देखे आपने? चलो, इसके बाद में अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड क्या होती है देखते हैं अपन एक बार। इन केस ऑफ फ्रॉड, एनी एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर विथ एन इंटेंशन टू
डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी और एनी अदर पर्सन फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। क्या बोल रहा है, बोले कोई भी एक्ट कैरिड आउट, एलएलपी ने कोई ऐसा कोई काम कर दिया और एनी ऑफ इट्स पार्टनर विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर। डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स मतलब फ्रॉड, मतलब उनका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, हाँ, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने का। और एनी अदर पर्सन, क्रेडिटर नहीं है, कोई और व्यक्ति है, मतलब उनका सपोजिंगली उन्होंने किसी और व्यक्ति को सप्लाई किया, कोई पाल सप्लाई किया या कोई सर्विस सप्लाई करने के एश्योरेंस दिया है फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। कोई भी फ्रॉडुलेंट और कोई भी ऐसा चीज कर लिया जिनका इंटेंशन, मेन पर्पस था वो फ्रॉडुलेंट पर्पस था। The liability of the LLP and the other partner who acted with an intention to defraud the creditor or for any fraudulent purpose। क्या बोल रहा है, जो वो पर्टिकुलर केस के अंदर जो पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली काम किया, जो पार्टनर ने, द पार्टनर्स हु एक्टेड इन विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, द पार्टनर्स हु एक्टेड, द पार्टनर्स हु एक्टेड, द पार्टनर्स हु एक्टेड। चार पार्टनर थे, चार में से सिर्फ दो पार्टनर का ही गलत, उनका नियत बदल गई, तो टोटल चारों पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएंगी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोल रहा है, द पार्टनर हु एक्टेड विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड और फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, है ना। तो उनकी फ्रॉडुलेंट पर्पस के अगर उनका इंटेंशन था, शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ इट्स डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। क्या बोल रहे हैं, बोले अगर सपोजिंगली कोई एक्ट कैरिड आउट बाय कोई एलएलपी के अंदर कोई पार्टनर्स ने कोई गलत काम कर दिया और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, और देखो एक तो एलएलपी ने गलत काम कर दिया या उसके अंदर कुछ तो भी दो तीन पार्टनर्स ने कोई गलत काम कर दिया with an intention to defraud the creditors or for any fraudulent purpose or for to any person। जो पर्सन, तो वो केस के अंदर एलएलपी ने अगर गलत काम कर दिया है तो वो पूरी की पूरी एलएलपी के ऊपर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी, या जो पर्सन वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहे थे उस केस के अंदर वो पर्सन जो फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहे थे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी। सर नहीं समझ रहा, आप थोड़ा अच्छे से बताओ। सपोजिंगली एग्जांपल आप दोनों को अलग अलग देखो। पहला केस में बता रहा, सपोजिंगली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमारी है ना, हमारे एलएलपी के अंदर हम चारों पार्टनर सब एक जैसी नियत वाले हैं, सारा का सबका सारा का इंटेंशन फ्रॉड करने का ही रहता है ना। हमने एक पार्टी का, हमारा क्रेडिटर था, उससे माल लिए, माल दे पेमेंट रिपेमेंट करने की किसकी नियत ही नहीं है, ना ए बोलता पेमेंट दो, ना बी बोलता ना पेमेंट दो, ना सी बोलता पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, डी बोलता अरे बोले वो 1 रुपए भी मत दो और उससे 2 लाख रुपए का माल उधारी में लेकर साले को पेमेंट डुबाएंगे। मतलब सारे के सारे पार्टनर्स अपनी जैसी सोच नहीं, खराब सोच वाले पार्टनर्स। अब ये केस के अंदर सारे के सारे पार्टनर्स गलत है, तो वो केस के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर ही लाइबिलिटी जो आएंगी वो अनलिमिटेड हो जाएंगी, है ना। मतलब हमारे सारे के सारे पार्टनर्स का इंटेंशन रॉन्ग था। ये केस 1 हो गया। केस 2 के अंदर आया, टोटल 4 पार्टनर्स थे, 4 में से 2 पार्टनर इंडिया के अंदर ऑपरेट करते थे, 2 पार्टनर इंडिया के बाहर ऑपरेट करते थे, है ना, मतलब वो बाहर ही रहते थे, इंडिया के अंदर आते नहीं थे। अब ये दो जो पार्टनर्स है यही पूरे के पूरे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते थे। अब ये 2 पार्टनर्स की इंटेंशन थोड़े से बिगड़ गए, गलत हो गए, है ना। अब इन्होंने किसी पार्टी के साथ में फ्रॉड करने का चालू कर दिया, तो वो केस के अंदर ये सिर्फ 2 पार्टनर्स की नीयत बदली ना, खराब हुई ना, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी सिर्फ ये 2 पार्टनर्स की होंगी, बाकी के 2 रिमेनिंग पार्टनर जो इंडिया के बाहर है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। पॉइंट समझा क्या? तो वैसे पढ़ो, एनी एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी और एनी अदर पर्सन, है ना, और एनी अदर पर्सन। ये मैंने मेरे इसके हिसाब से उसको अरेंज किया है, आपकी बुक्स के अंदर लाइन वाइज ही लिखा है। मेरा आपको स्ट्रांगली सजेशन ऐसे रहेगा, आप जब एग्जाम्स में लिखोगे ना तो ऐसी प्रोविजन लिखना, है ना। Any act carried out by LLP or any of its partner with an intention to defraud the creditor or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of LLP and a partner who with an intention to defraud the creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of its debts or other liability of the LLP, right? ठीक है, एक बार देख लो आप पूरा का पूरा। यहाँ पे बीच में एंड तो उन्होंने डाल तो दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो वहाँ पे और होना चाहिए था। The liability of the LLP and the partners who acted with an intention to defraud the creditors, वहाँ पे शायद और होना चाहिए था। या उसका ऐसा भी मतलब हो सकता है, कभी कभी वो एलएलपी को अनलिमिटेड रखे और एंड मतलब एंड उसके पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर ले। सर अलग अलग फर्क क्या है? पार्टनर्स एक्चुअली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ना लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। तो वो केस के अंदर वो अलग से बताएंगे नहीं भी बताएंगे तो बात तो सेम ही आती है, एलएलपी की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही रहती है।
ठीक है, ठीक है, समझा आपको? चलो, इसके बाद में देखा, वेर एनी बिजनेस इज कैरिड आउट विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और फॉर सच पर्पस एज मेंशन अबव, है ना? वो क्या बोल रहा है, कभी भी फ्रॉडुलेंट फॉर सच पर्पस एज मेंशन अबव, मतलब कोई भी हमारा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन की वजह से हमने कोई बिजनेस को चला, हमने बिजनेस, हमने हमारा बिजनेस करा वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से करा, every person who was knowingly party to carrying on the business in the fraudulent manner shall be punishable with the imprisonment for the period which shall extend to 2 years and with such fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 लाख रुपए। क्या बोल रहा है, बोले कभी भी कोई भी व्यक्ति ने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से बिजनेस कैरिड आउट किया तो जो भी पर्सन वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, that particular partners would be liable for an imprisonment which may extend to 2 years। बोले क्या बोल रहे हैं, वो जो जेल में जाना पड़ेगा, कौन से पार्टनर को जेल में जाना पड़ेगा, जो फ्रॉडुलेंटली इंटेंशनली काम कर रहे थे। एंड है यहाँ पे, हाँ मैं आपको इसके ऊपर बार बार बड़ा सा वो बता रहा हूँ, इसके अंदर जब भी आप सीवियरिटी आप खुद से समझ में आ जाते हो। पार्टनर फ्रॉड कर रहे हैं, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म वो फ्रॉड कर रही है थर्ड पार्टी के साथ में। अब इसके ऊपर जो पर्सन को अपनी को लाइबिलिटी मतलब उसके ऊपर जुर्माना लगाने का है, तो वो दोनों लगाएंगे ना, अपन फाइन भी लगाएंगे और उसको जेल में भी डालेंगे, है ना, दोनों, बिकॉज सीवियर है। हाँ, लिमिट डिपेंड करती है कि वो कितना टाइम पीरियड जेल में जाएगा और कितना बड़े की पेनल्टी लगेंगी। मैं चलो आपको एक एग्जांपल लेता। सपोजिंगली हमने हमारे एक पर्सन ने हाँ, तो उसके ऊपर दोनों आएंगे, हाँ, फाइन भी आएंगे और पेनल्टी भी आएंगे। हाँ, सपोजिंगली मैं आपका एग्जांपल ले रहा था, हमारे कोई एक पार्टनर ने फ्रॉड किया या एक कोई डेटर्स को धोखा दिया और वो धोखे देने की जो अमाउंट होंगी वो 80,000 रुपये कैच किया। अब सामने वाले के ऊपर अपने को फाइन लगाने का, मेरे एक बात बताओ, क्या अपन उसको 5 लाख रुपए का फाइन लगा डालेंगे? नहीं ना यार, 80,000 रुपये का तो उसने फ्रॉड करने का इंटेंशन था, है ना, बाद में तो दे ही नहीं वाला। अच्छा, उसको जेल में डालेंगे? नहीं नहीं, बोले दोनों 2 साल के पूरा पूरा एकदम कड़ी कड़ी जेल में डाल दो साले को। ऐसे नहीं करेंगे ना यार। अभी इतना छोटा सा अमाउंट 80,000 रुपये का उसने वो गलत काम करे हुआ है, तो क्या कुछ तब बड़ी पेनल्टी देंगे अपन। ठीक है, ये द फाइन एंड पेनल्टी दिस ये कौन डिसाइड करता है? जनरली कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जब केस जाते हैं ना, तो वो वहां पे वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अंदर वो डिसाइड होता है कि यार इसको कितना जेल या कितना पेनल्टी देना चाहिए। पॉइंट समझा क्या बच्चा, है ना? देखिए क्या आपने पॉइंट को एक बार देख लो, पूरे के पूरे इसको पॉइंट को देख लिए होंगे आई थिंक। वेयर द एलएलपी और एनी ऑफ द पार्टनर और द डेजिग्नेटेड पार्टनर और द एम्प्लॉय of such LLP has conducted the affairs of the LLP in the fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law। क्या बोल रहे हैं सर, आराम से बोलो। देखो, वेयर एनी LLP, एक तो LLP ने कुछ गलत काम किया था, और एनी ऑफ इट्स पार्टनर दूसरा बोल रहा है, और एनी ऑफ इट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय, 4 लोगों को पकड़ा उन्होंने। क्या बोल रहा है, बोले कोई भी वेयर द एलएलपी, अगर कोई एलएलपी ने गलत काम किया, एलएलपी कैसे गलत काम करती है? एक्चुअली एलएलपी तो मतलब क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन सपोजिंगली एलएलपी के अंदर वो एलएलपी का मतलब बोलने का मतलब क्या उनका कि सारे के सारे पार्टनर सब साथ में मिलकर काम करेंगे, सब साथ में, मतलब सारे सबकी मिली भगत है, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो वो केस के अंदर हर एक पार्टनर का एक एक दो हर एक आदमी का एक एक नाम लेने से अच्छा वो क्या बोल डालते हैं, द एंटायर एलएलपी इज फ्रॉडुलेंट, है ना। तो वो बोल रहा है अगर कोई एलएलपी या कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई एम्प्लॉय, है ना, तो क्या बोल रहा है, जब कोई एलएलपी का मतलब पूरे के पूरे पार्टनर्स या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या कोई एक आधा कोई पार्टनर, रेगुलर पार्टनर या कोई उसका एम्प्लॉय of such LLP has conducted the affairs of the LLP in the fraudulent manner, उन्होंने LLP के जो अफेयर्स है वो fraudulently करे हैं, then without prejudice to the any criminal proceeding, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरे कानून के अंतर्गत क्या उसके ऊपर होगा, जैसे इंडियन पीनल कोड, सपोजिंगली एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ने किसी और के साथ में कोई बड़ा वाला फ्रॉड कर दिया, तो इंडियन पीनल कोड के अंदर अपन नहीं बोलते कि 420 का ऊपर केस डालो उसके ऊपर, तो वो पर्टिकुलर केस के तो चलेंगे 420, ये 420 नहीं बोलते, अपन बोलते ना वो आदमी 420 है, 420 का मतलब एक्चुअली वो सेक्शन का नंबर है, 420 सेक्शन, 420 सेक्शन है, वो सेक्शन का नाम से आया हुआ, बोले 420 ही करता साला, है ना, तो वो वर्ड वहां से आया हुआ है 420। ठीक है, आपको समझा गया? तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो दूसरे कानून के अंदर उसके साथ में क्या होगा, अपने कोई लेना देना नहीं उधर क्या होगा, लेकिन एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, बोले जो भी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया तो वो पर्टिकुलर एलएलपी या वो पर्टिकुलर पार्टनर या वो डेजिग्नेटेड पार्टनर या वो एम्प्लॉय जो कि गलत काम कर रहा है shall be liable to compensate to any person who has suffered any losses or damage by reason of such conduct। हाँ, वो क्या बोल रहा है, बोले उसके वो एम्प्लॉय के वजह से या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर की वजह से या कोई उसके
क्योंकि रेगुलर पार्टनर की वजह से या सारे के सारे पार्टनर्स के वजह से साथ में मिलके कुछ गलत काम हुआ, तो बाकी कानून के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बात अलग, वो उनका देखते बैठेंगे। लेकिन एलएलपी एक्ट के अंदर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बोले वो सारे के सारे व्यक्ति, मतलब ये सारे के सारे व्यक्ति को जो भी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है उनको लॉस को भरपाई करवा के देनी पड़ेगी, सिंपल है ना। एक बार आप पढ़ो, उतना इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला। शैल बी लाइबल टू कंपेंसेट एनी पर्सन हु हैज सफर्ड, शैल बी लाइबल टू कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब सामने वाले को लॉस भर के देना पड़ेगा, एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और डैमेज बाय रीजन ऑफ सच कंडक्ट, है ना। एक बार आप देखो, देखिए क्या आपने, हाँ जी देख लिए, पक्का पक्का। चलो मैं आगे। हाउएवर सच एलएलपी शैल नॉट बी लाइबल, मतलब वो पूरे के पूरे सारे के सारे पार्टनर्स को लाइबल नहीं रहेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी नहीं आएंगी। इफ एनी सच पार्टनर और द डेजिग्नेटेड पार्टनर और द एम्प्लॉय हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर विदाउट द नॉलेज ऑफ द एलएलपी, बोले वो केस के अंदर अगर सपोजिंगली कोई एक पार्टनर या कोई एक एम्प्लॉय या कोई एक आधे डेजिग्नेटेड पार्टनर की गलती होगी, तो सारे पूरी की पूरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर, बोलने का मतलब सारे के सारे पार्टनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं आ जाएगी विदाउट द नॉलेज ऑफ, मतलब अगर उनके नॉलेज के बिना अगर वो पर्टिकुलर काम हुआ है तो बाकी के पार्टनर्स को अपन लाइबल जिम्मेदार नहीं मानेंगे, है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा चीज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। कब कब आएंगी, कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया, विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर और टू थर्ड पर्सन, और एक तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन बोला, एक तो फ्रॉड टू क्रेडिटर्स और टू एनी अदर पर्सन, है ना। तो उन्होंने कुछ गलत काम किया तो वो सब कुछ पढ़ रहे अपन, है ना। एक बार देख लो आप, आपने देख लिया होगा। अब वो इसके बाद में क्या बोल रहे, विसल ब्लोइंग, वो सीटी बजाए तो वो होगा। अगर सपोजिंगली कोई गलत काम हो रहा है तो और उसके अंदर कोई एक पार्टनर हेल्प कर रहा है कोर्ट की और ट्रिब्यूनल की, है ना, और वो केस के अंदर कोर्ट को भी लगा हाँ यार ये पर्सन तो अपने को हेल्प कर रहा है और उसके ऊपर सपोजिंगली लेकिन वो थोड़ा बहुत वो भी लायबल था, है ना, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर भले अगर समझो उसने अपने को हेल्प किया ना, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में पावर है उसका 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 जुर्म कम करे। जो अपन ने पेनल्टी देखे थे ना, पेनल्टी कितने देखे थे, 50,000 से तो 5 लाख तक पेनल्टी हो सकती, जेल जाना पड़ सकता है 2 साल के लिए, तो वो उसमें से रियायत दे, कमी करे, है ना। तो अपन देखते द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल में रिड्यूस मतलब क्या, अपन उनको बोल सकते हैं नहीं नहीं देखो मैंने तुम्हारे को मदद करी, तुम्हारे को तो सालों मेरे को कम करना ही पड़ेगा, मेरी जेल की जो सजा है, मुझे जो टाइम पीरियड की सजा दी आपको कम करो, या मुझे जो फाइन लगा रहे अरे कम करो ना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा है यार, ऐसे तो क्यों कर रहे, वैसे नहीं। द मे मतलब इट इज मे, हाँ वो इट इज अप टू देम, कोर्ट के ऊपर या कोर्ट के ऊपर या ट्रिब्यूनल के ऊपर कि अगर वो कम कर रहे तो कर सकते हैं। मैं रिड्यूस और वेव द पेनल्टी, अच्छा वो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कोर्ट को लगा नहीं नहीं भाई जान दे भला भला आदमी है, अब उसने इतनी तो मदद कर लिया हमारी, छोड़ डालो उसको, एक काम कर दे, उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन वो क्या बोलते वो उसके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उसको वो काम करना पड़ा, तो एक जान दे उसको कम कर डाल या हटाई डाल, पूरी पेनल्टी भी वेव ऑफ कर सकते। शैल बी लायबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट such partner or employee of the LLP has provided useful information during the investigation of such LLP। क्या बोल रहा है, बोले कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास में पावर है, जो भी सामने वाले के ऊपर अगर कोई क्या बोलते हैं उसको पेनल्टी लगा रहे तो वो पेनल्टी को पूरा हटाए और रिमूव कर डाले अगेंस्ट सच पर्सन इफ इट इज सेटिस्फाइड। कब सेटिस्फाइड है कि यार वो पर्सन या वो एम्प्लॉय या उनका पार्टनर उसने कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो टाइम पे अगर उसने कोई हेल्प करी है, और यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगर उसके अंदर उसने हेल्प करी तो वो ये पॉइंट के अंदर कवर होगा। दूसरा, वेर एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द पार्टनर और एम्प्लॉय वेदर और नॉट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू द एलएलपी और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। क्या बोल रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है ऊपर के पॉइंट के अंदर, क्या बोला उसने, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास में पावर है, कोई व्यक्ति अगर उनको हेल्प कर रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये यहाँ पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो पर्सन को पेनल्टी के अंदर छूट दे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन की नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है पहले वाले या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी उसके बाद में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में तो लॉजिक नहीं साउंड कर रहा, बोलने का मतलब जनरली इन्वेस्टिगेशन होने के पहले ही अगर वो कभी हेल्प कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो पार्टनर और वो एम्प्लॉय वेदर और नॉट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू एलएलपी और एनी ऑफ द पार्टनर और एलएलपी ऑफ सच पार्टनर बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अभी कोर्ट के सामने केस गया नहीं है लेकिन वो एलएलपी कुछ तो भी गलत कर रही है
या वाली इन्फॉर्मेशन एखादे पार्टनर ने या एखादी इन्फॉर्मेशन एखादे एम्प्लॉय ने वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल तक पहुंचा दिया, है ना, मतलब अभी केस चालू भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एखादे पार्टनर ने एखादे एम्प्लॉय ने उनको अंदर की इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब उसके ऊपर बेचारे के ऊपर भी पेनल्टी आ गई, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो भी गलत था। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी गलत था। अब कोर्ट को लग रहा है ना कि यार भाई ये पर्सन तो वैसे तो सही है, उन्होंने अपने को इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के पहले ही अपने को सब कुछ आगाह करता चालू कर दिया था। फिर कोर्ट वो केस के अंदर सामने वाले की पेनल्टी या तो कम कर सकती है या तो पूरी की पूरी वे ऑफ ही कर सकती है। पॉइंट समझा क्या? समझा क्या मैंने क्या बोलना चाहा? ऊपर वाले पॉइंट के अंदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात है, दूसरे वाले पॉइंट के अंदर वो बोल रहा है इन्वेस्टिग एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ना कैसे भी चलेगा, है ना। तो दोनों केस के अंदर वो बोल रहा है। वो पॉइंट समझ रहे हैं कि आपको मैं क्या बोलना चाहता? यस, ये उनका ऑप्शनल स्कीम है क्या? यस, ऑप्शनल है। वो अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल चाहे तो वो कम कर सकते हैं। मेरा आपको अभी सवाल है, व्हाई दे आर सेइंग हियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल? मुझे आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कोई गलत काम होता है तो उसकी प्रोसीडिंग कौन करवाता है? आज रेगुलर कोर्ट के पास में, मतलब एक कोर्ट के पास में, तो ये कोर्ट कौन सा बोल रहा है बेटा यहाँ पे? ये कोर्ट कौन सा बोल रहा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको भी पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में क्या आज की तारीख में कंपनीज एक्ट के केसेस जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं जाते। अगर कोई कंपनीज के अंदर कुछ गलत हो रहा है ना तो वो पहले ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा। अगर ट्रिब्यूनल ने कोई अपना डिसीजन दिया फिर उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल देता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में अगर अपन अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी जजमेंट के साउंड नहीं, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो अपन किसके में जाते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। अपन करते ना ऐसे? बिल्कुल करते। तब ये केस में क्या होता है, जैसे कंपनीज एक्ट की, सॉरी, आरओसी के पास में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना केंद्र सरकार ने कि तुम एलएलपी एक्ट को भी गवर्न करना। तो वैसे केस के अंदर अगर उनके केस के अंदर एलएलपी के अंदर भी कुछ गलत हो रहा है ना तो उसके भी सारे के सारे केसेस कहाँ पे फाइल होते हैं? ट्रिब्यूनल और कोर्ट के पास में होते हैं। ये कोर्ट कौन सा बोला मैंने? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोला मैंने, है ना। तो बोले पहले इनके पास में जाएंगे और इनके पास में वो पावर दे दिया। किस चीज का पावर दे दिया? कि अगर उनके पास में ये वे ऑफ का, पेनल्टी वे ऑफ का दे दिया अगर वो सामने वाला हेल्प कर रहा है तो। आपको पॉइंट समझा बच्चा? नहीं समझा क्या? समझा ना आपको? ठीक है, आप एक बार का पूरे पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ो, देखो जल्दी से एक बार। देखा आपने? चलो यस। अभी आगे क्या बोलेगा? सपोजिंगली एक आदमी एलएलपी के अंदर कुछ गलत हो रहा है ये चीज में मदद करना चाहता था, है ना, और उसने मदद भी कर दिया। ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा दिया। केस सॉल्व हो गया, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने पेनल्टी पे कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल मैटर हुआ ही था। बाद में एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला ये व्यक्ति शामू, इसके वजह से अपनी एलएलपी के ऊपर फाइन आया, एक काम करो इसका जो अपन प्रमोशन करने वाले थे ना, प्रमोशन मत करो, उसको डिमोशन कर डालो। पहले मैनेजर की पोस्ट पे था ना, क्लर्क बना दो साले को, या एक काम करो उसको कंपनी के बाहर ही निकाल डालो। अब मुझे बात बताओ, क्या ऐसी ट्रीटमेंट सही होंगी क्या कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर? नहीं। तो वो इसके अंदर सेक्शन 31 के अंदर ही सेक्शन सब सेक्शन 2 डाल दिया। बोले अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है, ऐसा कोई एक्टिविटी हो रही है जो जिसके वजह से सामने वाले को हार्म हो जा रहा है, मतलब उसने इंफॉर्मेशन दिया उसकी वजह से उसको अभी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अगर वैसा कभी अगर नोटिस आई ना तो वो उसके ऊपर एलएलपी के ऊपर अपन डबल से कार्रवाई करेंगे, है ना। तो इसके अंदर उन्होंने वर्डिंग कैसी डाली कि बोले ये ऐसी सारी चीजों को डिमोशन करना चाहिए, मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं करना चाहिए कि आगे आगे आने वाले समय के अंदर कोई एलएलपी के अगेंस्ट में आवाज ही ना उठाए, है ना। ऐसे कोई भी एक्टिविटी को अपन ने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। किस कौन सी एक्टिविटी को? अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि डिमोट करना चाहिए, ठीक है। नो पार्टनर और एलएलपी और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी में बी डिस्चार्ज और डिमोटेड और सस्पेंडेड और थ्रेटन्ड और हरेस्ड। क्या बोल रहा है? बोले कोई भी व्यक्ति जो भी वो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर है या उसका एम्प्लॉय है, शैल नॉट बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब निकाल दिया, या डिमोट कर दिया। डिमोट मतलब पहले प्रमोट करा, प्रमोट का अपोजिट है डिमोट। हाँ, प्रमोशन मतलब एक मैनेजर था, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना देना, तो प्रमोशन कर दिया। अभी दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वो मैनेजर था, मैनेजर से क्लर्क बना दिया, तो ऐसे डिमोशन कर दिया उसका। और सस्पेंडेड, उसको बोला साले निकल, मतलब निकाल ही डाला। उसको थ्रेटन कर रहे हैं, मतलब उसको बोलते देख तेरा हम बजाते, मतलब तू तो गया ना रे, तू बस ऑफिस के बाहर निकल, तेरा तो गेम ही बजाते हैं, मतलब ऐसे शब्द वापरते हैं उसके लिए। थ्रेटन कर रहे हैं उसको, हरास कर रहे हैं। हरास का मतलब बाकी सबको खाना देते इसको खाने नहीं देते, बाकी सबको चाय देते इसको पानी भी नहीं देते, मतलब ऐसा हरास करे। और इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय। यस, बाकी सब पार्टनर्स के पास में वोटिंग का अधिकार था। अगर कोई भी एलएलपी के अंदर कोई डिसीजन लेने का तो वोटिंग का अधिकार था। ये पार्टनर को डिसीजन मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे, मतलब डिस्क्रिमिनेट करे साले उसके साथ में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट मियरली बिकॉज ऑफ द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और कॉजिंग इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड पर्सन टू सबसेक्शन 1। बोले
कोई व्यक्ति ने सब कुछ ऐसा अच्छा अच्छे बेचारे ने काम किया, तो उसके साथ में अगर कोई डिमोशन कर रहे होंगे, हरास कर रहे होंगे, या सस्पेंड कर रहे होंगे, या उसको थ्रेटन कर रहे होंगे, या कोई ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे होंगे, है ना, काय की वजह से कर रही है, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, है ना, एज पर सेक्शन 1। तो अभी इसके आगे क्या था? अच्छा, नो पार्टनर और एम्प्लॉइज, मतलब क्या क्या बोल रहा है ये, यहाँ से इतना ही बढ़ता हूँ। बोले कोई भी व्यक्ति के साथ में ऐसे काम नहीं करना चाहिए, बस इतना ही बोले उन्होंने। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के साथ में जिसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उसको थ्रेटन नहीं करना, उसको डिमोशन नहीं करना, उसको उसको हरास नहीं करना, उसके साथ में क्या बोलते व्यवहार एक जैसी रखना, उसके साथ में व्यवहार टर्म्स एंड कंडीशन उसके अलग अलग नहीं, बाकी पार्टनर्स को अलग देख रहे, इसको अलग देख रहे, वैसा काम नहीं करने को ना। पक्का पक्का काय के लिए नहीं करना? बोले अगर सिर्फ उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ये इसी वजह से, सिर्फ एक ही चीज की वजह से उसको अलग तरीके से व्यवहार करे, तो ये करना नहीं चाहिए। ऐसा है, ऐसा क्यों बोल दिया इस सेक्शन के अंदर, क्यों बोल दिया? बिकॉज आगे चल के सपोजिंगली ऐसा कभी कोई पार्टनर के साथ में कुछ गलत हो रहा है ना, तो वापस वो कोर्ट में आके केस फाइल कर सकता है। देखो सालों, देखो सर, मैंने आपको आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, अब मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मेरे साथ में खड़ी नहीं, वो मुझे हरास कर रहे, वो मुझे थ्रेटन कर रहे, वो बोलते हैं देख तो बाहर निकल, हमारे को, मतलब मैं डेली घर पे जाता तो मुझे लगता है यार मेरे को कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो ऐसे अगर कुछ नहीं होना चाहिए, इस वजह से सेक्शन डाले हुआ है। पक्का पक्का एक बार आप देख लो। उसको कौन सा बोलते हैं? विसल ब्लोइंग के एक्चुअली अंदर दो ही सेक्शन है। ये पिछला वाला सेक्शन विसल ब्लोइंग का, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, वो कोर्ट के अंदर पहली बात तो उसको बेनिफिट देंगे, और भाई साहब आप शाबाशी देंगे, शाबाशी सामने वाले को पेनल्टी नहीं देंगे, पेनल्टी कम कर देंगे, आप पूरी की पूरी वे ऑफ ही कर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर कोई उसके साथ में कोई ऐसा गलत काम नहीं होने देंगे, मतलब उसको थ्रेटन नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। पक्का पक्का एक बार देखो आप। ये पॉइंट नहीं ना आपको लग रहा कैसा, बस वो लैंग्वेज क्या, वो लॉ की लैंग्वेज है ना, तो आपको लगता है अरे बाप रे बाप रे बाप कितना भारी भारी बोल रहे हो, नहीं, लेकिन उसका पीछे का लॉजिक, पीछे का पर्पस वो बहुत सिंपल ही है। ठीक है। फिनेंशियल डिस्क्लोजर, मेंटेन फिनेंशियल डिस्क्लोजर, ये विच अपने को बोलेगा कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करनी है वो बोलेगा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट ऑफ एक्सेट्रा। सेक्शन 34 के अंदर क्या बोल रहा है? बोले हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, अदर रिकॉर्ड जो ये बोलेंगे एक एक्चुअली ना वो सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, तो वो बोलेगा उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा, सब कुछ बोलेगा। ये कौन सा सेक्शन बात कर रहा है? सेक्शन 34 बात कर रहा है। देखो क्या बोलता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, द एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। वापस से चालू हो गया, बोले हर एलएलपी को, हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो पहला पॉइंट बोला उसने। दूसरा, रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स फॉर सच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। क्या बोल रहा है? बोले हर एलएलपी को अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे जब से वो एग्जिस्टेंस में आई है। जैसा 2020 के अंदर कोई रजिस्टर्ड हुए, तो वो 2020 से तब तक उसको अपने अफेयर्स के रखने, अपने अफेयर्स, जो अफेयर्स मतलब जो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे इन सच फॉर्म, मतलब कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेंगी? एज में भी प्रिस्क्राइब ऑन कैश बेसिस और ऑन अक्रूवल बेसिस। दो अकाउंटिंग सिस्टम रहती है ना, एक तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रहती है और एक तो अक्रूवल रहती है, तो दोनों में से जो भी एक करनी चाहिए। एंड ऑन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम मतलब वो अपने देखा तो सिंगल एंट्री सिस्टम देखे थे अपन ने 11 नहीं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, अभी 11th में चलेगा वो टॉपिक। 12th स्टैंडर्ड के अंदर अपन ने देखे थे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके हिसाब से डबल एंट्री सिस्टम कंपलसरी है, यहाँ पे ऐसे सिंगल एंट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये है कैश पे रख सकते हैं, अक्रूवल पे कर सकते हैं। शैल बी मेंटेन एट सच शैल मेंटेन द सेम एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस। बोले जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब करी हुई रहेंगी, है ना, relating to its affair for such years on double entry system as per cash system और accrual system, जैसे भी उनको कंफर्टेबल लगा। ये कहाँ पे मेंटेन करेंगे? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना। फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। कितने सालों के लिए? जितने सालों के लिए केंद्र सरकार बोलेंगे उतने सालों के लिए तो उनको रखने पड़ेगा। क्या बोल रहा है? बोले हर एलएलपी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब मेंटेन करना पड़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ऑन कैश बेसिस और ऑन अक्रूवल बेसिस, जैसे भी उनको कंफर्टेबल लगा। कितने सालों के लिए रखेंगे? उतने सालों के लिए रखेंगे जैसा केंद्र सरकार बोलेंगे। केंद्र सरकार बोलती है आपको पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड रखने के, तो पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड रखेंगे। पक्का पक्का, ठीक है, पक्का, यस। एक बार देख लो आप, देखा? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। मेरे को देखो यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बता दिया। सच रिकॉर्ड मतलब वो अभी सॉल्वेंसी का रिकॉर्ड बोलेंगे कि हर एलएलपी को एक सॉल्वेंसी का सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास में 60 दिन के अंदर अंदर, अपन देखेंगे। और आखिरी में आएगा उसका ऑडिट का, देखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। एवरी एलएलपी शैल, सॉरी 60 दिन 6 महीने के अंदर,
एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म हुआ 31 मार्च 2000, जो भी पर्टिकुलर ईयर खत्म होगा 31 मार्च तक खत्म हो जाता, वहां से 6 महीने कब तक बेटा, 30 सितंबर तक उसको एलएलपी को ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, उनको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डेट ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। जैसा 31 मार्च 2020 को हम सॉल्वेंट है कि नहीं सॉल्वेंट है, वो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट 6 महीने के अंदर अंदर हमारे को सबमिट करना पड़ता है in such form and in such manner as may be prescribed, and such statement shall be signed by the designated partner of the LLP। क्या बोल रहा है, बोले हर LLP को 6 महीने के अंदर अंदर, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर उनको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बनाना पड़ता है। कौन सी तारीख का, 31 मार्च का। हाँ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर बनाना पड़ता है, लेकिन ये कौन सी तारीख से रिलेटेड बनाना पड़ता है, वो 31 मार्च, जो साल खत्म होता है ना, वो तारीख पे हम सॉल्वेंट थे कि नहीं सॉल्वेंट थे, कौन से फॉर्म के अंदर, इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, और वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर को साइन करना पड़ता है। पॉइंट समझा क्या? ये हर एक एलएलपी को करना पड़ता है क्या? हर एक एलएलपी को करना पड़ता है ना। विद इन सच पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पक्का पक्का देखा आपने? यस। चलो आगे। यस। Every LLP shall file the statement of accounts and solvency prepared as per subsection 2 with the registrar of every year within such time period in such form and in such manner along with such fees as may be prescribed। yes। क्या यार, कितना पांचट सी चीज़ है। वो क्या बोल रहा है, ये ऊपर वाले पीछे वाला अपन ने फॉर्म देखा था ना, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी बनानी पड़ती है, तो उसको ये देखो यहाँ तक उसके अंदर उसको बनानी पड़ रही है। देखो ये 6 महीने के अंदर अंदर उसको बनानी पड़ रही है। टाइम पीरियड उन्होंने बाद में बोला अलग से, वो सबसेक्शन 3 के अंदर बोला। क्या बोल रहे हो, एकदम सिंपल सी बोल रहे, हर एलएलपी को साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट इन सच फॉर्म इन सच मैनर जैसे में भी प्रिस्क्राइब, उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा, वो उसके ऊपर साइन भी करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर को। ठीक है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा इन सच फॉर्म इन सच मैनर अलॉन्ग विद सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। तीनों चीजें, इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब और अलॉन्ग विद सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब, है ना। यहाँ पे कहीं टाइम पीरियड बोले हुए, क्या टाइम पीरियड कहीं पे भी नहीं बोले हुए। 6 महीने के अंदर उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने क्या बोला, ये पीछे मैंने ये जो बोला ना विद इन 6 पीरियड, मतलब उनको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 6 महीने के अंदर अंदर। क्या सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली हुई है क्या? सबमिट करने की ये सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टाइम बोला क्या? नहीं, टाइम नहीं बोला। विद इन सच टाइम इन सच फॉर्म इन सच मैनर अलॉन्ग विद सच फीस एज में प्रिस्क्राइब। देखो टाइम में भी प्रिस्क्राइब ही चाहिए। वो सर ये तो इसके लिए बोले ना, फॉर्म और मैनर के लिए। बेटा इसके लिए भी है ना, कॉमा का मतलब क्या होता है, पॉइंट समझा ना। पक्का पक्का एक बार देख लो आप। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एग्जाम द क्लास और क्लासेस ऑफ द एलएलपी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट। क्या एकदम 5 चीज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है, हर एलएलपी को, हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ेगा और वो सबमिट भी करना पड़ेगा। दूसरा, केंद्र सरकार के पास में पावर है कि कुछ कुछ एलएलपी को वो क्या बोलते हैं, अलाउ कर पाए कि भाई तुम एक काम करो, तुम ऑडिट मत कराओ, और ऑडिट मत कराओ ये इसके अंदर जो हमने ऑडिट करने को बोले भाई ना, ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए तुम ऑडिट मत कराओ, हम तुम्हारा खुद ही बोल रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को भी लगता है यार ये पर्टिकुलर चीज़ के ऑडिट्स नहीं होने चाहिए। क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ की बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत प्राइवेट रखनी चाहिए कोई चीज़। जैसे आपको पता है क्या, कभी भी ना जो गवर्नमेंट्स जो गोला बारूद रहता है ना, गोला बारूद मतलब जो ये बॉम्ब विस्फोट, अभी जो गन्स बनाते होंगे अपनी मिलिट्री के लिए, जो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं अपन, सब कुछ होता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको अपन, जो वो मैन्युफैक्चरिंग करते, बुलेट्स मैन्युफैक्चरिंग करते, गन्स मैन्युफैक्चर करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करती है ना सर, अपन तो परचेज करते, बेटा परचेज भी करते, मैन्युफैक्चर भी करते अपन। तो जनरली जो प्लांट से मैन्युफैक्चर करते हैं ना, इनका ऑडिट जनरली एक तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस खुद ही करती है, गवर्नमेंट की भी जो खुद की बॉडीज रहती है वही ऑडिट करती है, और इसका ऑडिट ना कहीं पे प्रेजेंट भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज गवर्नमेंट को खुद को लगता है कि यार ये चीज़ों का इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज क्या हो जाएगा फिर, ये इन्फॉर्मेशन तो पड़ोसी देशों को पता चल जाएगा यार, इनके पास में तो सिर्फ इतना से तो बंदूकें गोलियां सिर्फ इतनी सी तो है, हम तो कभी भी इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से कभी कभी गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि यार ये इन्फॉर्मेशन को कभी शेयर ना करे, है ना। तो ऑडिट कोई गवर्नमेंट को लगता है यार ये पर्टिकुलर चीज़ का ऑडिट नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको एग्जाम कर सकती है ना। कोई चीज़ कभी कभी कोई क्या रहता है, एलएलपी कोई ऐसा काम कर रही है जिसका ऑडिट हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा,
मतलब वो इंटीग्रिटी के ऊपर हर्ट होगा, इंडिया की इंटीग्रिटी एकाग्रता के ऊपर हर्ट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बोलती है छोड़ो यार इसके ऊपर मत करो। लेकिन ये केंद्र सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में बोला सिर्फ उनको ही एलएलपी को ही ऑडिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी सबको है क्या, बाकी सबको है। पक्का पक्का राइट। अपन ने सेक्शन 34 के अंदर क्या क्या पढ़े, देखो आप इधर आप, सेक्शन 34 के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़े, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या ऑन डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, डबल एंट्री सिस्टम कंपलसरी है, अक्रूवल और कैश में से दोनों उनको जो करने का वो करेंगे। कितने टाइम पीरियड के लिए क्या के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उनके अफेयर्स बिजनेस अफेयर्स कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, कितना टाइम पीरियड के लिए मेंटेन करेंगे, फॉर सच टाइम पीरियड एज विल बी प्रिस्क्राइब, है ना। उनको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बनानी पड़ेगी क्या, यस, कितने महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर बनानी पड़ेगी। आरओसी को सबमिट करनी पड़ेंगे इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब अलॉन्ग विद सच फीस एज में भी प्रिस्क्राइब, है ना। टाइम पीरियड कुछ बोला नहीं है, एज में भी प्रिस्क्राइब, है ना। ये सब कुछ हो गया, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। एनएलएलपी विच फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ये दिस सेक्शन बोले तो ये ऑडिट वाला सेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का सेक्शन, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट का सेक्शन और ऑडिट का सेक्शन, हाँ ये तीनों कंबाइन है। सेक्शन 34 तीनों का सेक्शन है, सॉल्वेंसी का भी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी का भी सेक्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट का भी सेक्शन है और ऑडिट का भी सेक्शन है। शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000। सॉरी मेरे को नींद आ रही है बहुत, मैं आते की लेक्सिकम, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, बोले उनको फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे 25,000 रुपए तक, और मिनिमम 25,000, मैक्सिमम तो 5 लाख तक जा सकती है। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल, उसके हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी लगाएंगे विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। हाँ ठीक है, एलएलपी को भी फाइन लगाएंगे और बाकी उसकी पेनल्टी लगाएंगे। देखो इस तरफ एक सेक्शन के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर की पेनल्टी ज़्यादा आ रही है, है ना। देखो नहीं सॉरी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की पेनल्टी कम आ रही है, हमेशा एलएलपी की लाइबिलिटी या पेनल्टी ज़्यादा रहती है, उनकी बाकी लोगों की कम रहती है। ठीक है, एक बार देख लो आप। देखा आपने, देखा क्या, हाँ सब देखा। चलो मैं वापस आऊँ, यस, लास्ट एनुअल रिटर्न्स के बारे में अपन देखेंगे। अपन देखो ना, आपको नहीं लग रहा क्या ये एक्चुअली बहुत 5 चीजें थी, आपको सीरियसली बोलो आपको नहीं लग रहा क्या एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। अभी आगे का जो भी पार्ट पढ़ेंगे ना अपन, वो कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, अभी एनुअल रिटर्न के बारे में भी ये बहुत 5 सी चीजें देखते बनते क्या बोल रहे हैं। एनुअल रिटर्न, एवरी एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न, देखो वो ऊपर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वो अलग था, ये एनुअल रिटर्न बोल रहा है। हर एलएलपी को, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक एनुअल रिटर्न बना के आरओसी के पास में फाइल करना पड़ता है, ये अलग है। हाँ सेक्शन 35 है, वो सेक्शन पिछले वाला देखे थे अपन, वो सेक्शन 34 था। हर एलएलपी को शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्टर्ड विदिन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म इन सच मैनर अकम्पनीड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या बोल रहा है, एकदम 5 चीज यार बोल रहे, हर एलएलपी को एक एनुअल रिटर्न आरओसी के पास में सबमिट करना पड़ता है विद इन 60 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड बताया, मतलब आपको अगर मैंने ऐसा कभी पूछा कि एनुअल एनुअल क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न का टाइम पीरियड कितना है, इसका आप क्या बोलोगे, विद इन 60 days, हाँ 60 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम क्लोज CLOSE फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको आरओसी के पास में फाइल करना जरूरी है। क्या 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 एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब उसके बाद में इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, बात सिर्फ इतनी थी, मतलब इतना ही सिर्फ एक इंपॉर्टेंट वर्ड था। एनी एलएलपी विच फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल विद पेनल्टी 25,000 एंड विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए। सेम पेनल्टी जो फाइन जो पिछले सेक्शन के अंदर थी 34 के अंदर भी एलएलपी के ऊपर बोल रहे हैं। एलएलपी शैल विच फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, मतलब ये एलएलपी के ऊपर पेनल्टी। उसको पेनल्टी कितनी लगेंगी बच्चा, कितनी लगेंगी बोलना बेटा, कितनी लगेंगी, कितनी लगेंगी, 25,000 से तो 5 लाख तक, है ना। मिनिमम तो 25 तो लगेंगी। इफ एलएलपी कंट्री इन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन the designated partner of LLP shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000 but which may be extend to 1 लाख रुपीज। सेम पेनल्टी उधर की कॉपी पेस्ट करी हुई है, मतलब इधर का तो सेक्शन उधर ही कर पाए। ऊपर के इसमें क्या बोला, हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के बाद में 60 दिन फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो एक बात बताओ, कोई भी इसका एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, एलएलपी के अंदर उनका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2020 का कब हुआ होगा, 31 मार्च 2020 को। 19-20 का कब हुआ होगा, 31 मार्च 2020 को। वहां से 60 दिन कैलकुलेट करो, 60 दिन कैलकुलेट करो, मैंने 2 महीने नहीं बोला। देयर इज डिफरेंस बिटवीन 60 दिन एंड 2 महीने ना। जब उन्होंने बोला ना आपको विद इन 3 मंथ, तो 3 मंथ के अंदर
जैसा आप मंथ्स के अंदर आप डेज नहीं देखोगे, हाँ, आप सिर्फ प्योर प्योर मंथ देखोगे। जब उन्होंने डेज बोला ना तो आप एक एक दिन काउंट करोगे। चलो मैं एग्जांपल लेता, अरे यार लाइट क्या हो गई। हाँ, ये जो एलएलपी ये आपको सब बता दिया मैंने कि किसके ऊपर कैसा होगा क्या होगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन इनटू एलएलपी। ठीक है, ये अभी बस कन्वर्ट होने वाली है। अभी पहले तो सेक्शंस के अंदर वो क्या बोलेंगे, वो घिसी-पिटी बात है कि जब कन्वर्ट होंगे तो कौन से स्केड्यूल के हिसाब से होंगे। देखते हैं एक बार, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। A firm may be converted into LLP in accordance with the provision of the chapter and schedule and the second schedule. दिस चैप्टर का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर चैप्टर एलएलपी एक्ट के अंदर में ना बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं। आप एक बात समझो क्या रहता है, कोई भी क्या बोलते हैं उसको अपन, जब भी कोई भी एक्ट बनता है ना उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं और उसके अंदर स्केड्यूल्स रहते हैं। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है, ये आपको अगर कन्वर्ट करने का है तो आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड स्केड्यूल देखना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म से आपको कन्वर्ट करने का है, द फर्म में बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। हाँ, फर्म में बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी एज पर सेकंड स्केड्यूल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, द कन्वर्जन फ्रॉम private limited into LLP section 56, a private limited company may be converted into LLP in accordance with the provision of this chapter and third schedule। है कुछ भी नहीं, ये चैप्टर के हिसाब से और थर्ड शेड्यूल के हिसाब से बोल रहे हैं वो। कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी टू LLP विच दो थर्ड शेड्यूल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टर ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म or private limited or an unlisted company as the case may be has complied with the provision of various schedules provision of this act एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। क्या बोल रहा है बेटा, कभी भी कोई भी रजिस्ट्रार, मतलब क्या होता है जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आप किसके पास में फाइल करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, सपोजिंगली आपकी है एक पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जैसा बीएमए पार्टनरशिप फर्म है, बीएमए को कन्वर्ट करने का है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसने अगर सपोजिंगली अप्लाई किया आरओसी के पास में, बिकॉज वो कन्वर्जन के लिए आरओसी के पास में अप्लाई करेंगे। आरओसी के पास में अपन ने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया कि हम एक पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आरओसी सेटिस्फाई है कि हाँ आपने सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को, सेक्शंस को, कन्वर्जन से रिलेटेड स्केड्यूल्स को सब कुछ अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो रजिस्टर द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सच फर्म और द कंपनी और इशू अ सर्टिफिकेट of registration in such form as the register may determine, stating that the LLP is on and from the date of specified in the certificate registered under this act। ऐसा एकदम एक सेंटेंस को ना ऐसा क्या मतलब हमको क्या अच्छा लगता है, एक ही पूरी की पूरी एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करते हो, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमको। ठीक है, क्यों अपने को भी ऐसा अपन ने ऐसा तोड़ तोड़ के लिखना है, अच्छी तरह समझ में आया था क्या बोल रहा है। एकदम पॉइंट एकदम सिंपल सा बोल रहा है वो। अगर सपोजिंगली कोई फर्म या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर उसने कंप्लाई करने मतलब उन्होंने सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करा है और आरओसी के पास में एप्लीकेशन करी है कि हमारे को कन्वर्ट होने का है, आरओसी सेटिस्फाइड है कि यार इन्होंने सब कुछ प्रोविजन सेटिस्फाई करी है, तो आरओसी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको अपने पास में रखेंगे और उनको रजिस्टर्ड करेंगे एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और उनको एक सर्टिफिकेट देंगी जिसके अंदर लिखा रहेगा कि आज की तारीख से ये फर्म कन्वर्ट होगी एलएलपी से। वो तारीख और उसके तारीख के बाद में वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाई जाएगी, उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहला जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड रहेगा ये एक्ट के अंदर। सिंपल है ना। आप आपकी लैंग्वेज के अंदर एक बार लिख के देखना, उसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये शब्द डालना चाहिए तो वो डालना है ना। आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। मैं कुछ बच्चों के जब सेंटेंस फ्रेमिंग देख रहा था ना तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो आप जब देखोगे ना तो आप बाकी बाकी दूसरे फ्रेंड से एक बार क्रॉस कंफर्म करवाना है ना, तो आपको अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, आपने क्या अपन अकाउंट्स का टैली नहीं हुआ तो आप क्या करते, दूसरे पर्सन को पूछते ना, बेटा नहीं भाई तेरा क्या हुआ बता मुझे, या बहन तेरा क्या हुआ मुझे बता तो सही। तो वैसे आपने इसके अंदर भी करना चाहिए। क्या होता है, थेरोटिकल पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड और फिर वो आप कुछ ये फाउंडेशन के अंदर आपको अफेक्ट होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते एक बहुत अच्छा बाकी खराब, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। द LLP शैल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया, हाँ ये पॉइंट तक रजिस्टर्ड हो गया, ये पॉइंट ऊपर पॉइंट नंबर 1 के अंदर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो गया। दूसरे क्या पॉइंट में क्या बोल रहा है, द LLP शैल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यहाँ पे किसको बोल रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का मतलब क्या है, जो कि जब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करते हैं ना वो आरओएफ के पास में करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जैसा कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रहता ना, तो इसका रहता रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है ना। ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बोले तो मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है।
तो पॉइंट बोलने का मतलब क्या है उसको पता है कि एकदम पांचट सी चीज बोल रहा है। बोले जो भी एलएलपी कन्वर्ट हो रही, मतलब सॉरी, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट हो रही है या फिर जो भी कंपनीज कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, उनको कन्वर्जन होने के 15 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर उसको एलएलपी सॉरी उसको उनका जो रजिस्टर ऑफ फर्म होगा, जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्टर ऑफ फर्म होगा या फिर कंपनीज के लिए आरओसी होगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किस चीज का इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो आज से कन्वर्ट हो गया एलएलपी के अंदर। ठीक है, पॉइंट समझा क्या? एज द केस में बी विथ विच इट इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और द कंपनीज एक्ट 1956 नाउ कंप्लीट 2013, एज द केस में बी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द एलएलपी इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो क्या बोल रहा है, बोले जो भी ये सब कन्वर्ट हुए उनको उनके रिस्पेक्टिव पार्टनरशिप फॉर्म होंगी तो आरओएफ रजिस्टर ऑफ फर्म को बताना पड़ेगा, कंपनी होंगी तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, एक बार देखिए कि आपने, एक बार आप पढ़ो तो ये एक पॉइंट को ना डबल से पढ़ना। आपको मैं इसके अंदर एक किक बताऊंगा, ये पॉइंट उनका क्या पता ऐसा क्यों डाले, ऐसा बाद में कन्वर्ट तो शायद इसके अंदर तो चेंजेस करने को होना था उन्होंने, लेकिन ऐसा क्यों नहीं डाले मुझे एक बार का देखने का है। हाँ, ये पॉइंट 2 के अंदर देखो कुछ तो भी गड़बड़ सी लगेंगी आपको, नहीं होंगी तो मैं समझा दूंगा क्या गड़बड़ सी लगेंगी। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आपको कुछ गड़बड़ सी लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को एक गड़बड़ सी लगी। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होने वाली है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट हो गए एलएलपी के अंदर। ठीक है, इनका तो कोई टेंशन नहीं, इनका बरोबर है। सपोजिंगली कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर वो कन्वर्ट हो रही है एलएलपी के अंदर तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ, मतलब सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी को बताना पड़ता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कन्वर्ट होकर एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन जब कन्वर्ट कर रहे थे तो किसको अप्लाई कर रहे थे, आरओसी को। आरओसी को कन्वर्ट, आरओसी ने अपने को कन्वर्ट भी कर दिया और एलएलपी का सर्टिफिकेट भी दे दिया। कन्वर्ट होने के बाद में वापस एलएलपी अभी एलएलपी बन गई ना, एलएलपी डबल से आरओसी को बताएंगे क्या, भैया हम कन्वर्ट हो गए। मतलब बोलने का मतलब कैसा, डुप्लीकेशन नहीं लग रहा क्या? कन्वर्ट होने थे तो उसने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट होने के बाद में अपन उसको ही बोल रहे भाई हम कन्वर्ट हो गया। अरे बोले यार मैंने तो कन्वर्ट किया, देखो क्या मुझे क्या बोल रही। पॉइंट समझा क्या? एकदम सिंपल सी चीज़ है, लेकिन वो ऐसा क्यों डाला उन्होंने, आई रियली डोंट नो। मतलब मुझे लग रहा है कि ये प्रोविजन हट जानी चाहिए यहाँ से कि यार अब कन्वर्ट हो गया ना बॉस, उसने तो कन्वर्ट किया तो आप उसको काय को बोल रहे हैं, है ना। इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, वो हमेशा घिसा पीटा डायलॉग कि उनको कन्वर्ट होने के बाद में बताना पड़ेगा इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ऐसे कुछ था नहीं, हाँ बस सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था तो मस्त उसको ब्रेक डाउन करा, छोटे छोटे टुकड़े को करना। मैं हमेशा से बोलता था, वो शोएब अख्तर का डायलॉग याद है ना आपको, मैं हमेशा से 6 के 6 बॉल अच्छे फेंकूंगा, इसका प्रेशर रखता ही नहीं हूँ मैं। ये एक जो बॉल फेंकने वाला, ये जो बॉल करने वाला हूँ मैं, वो सबसे अच्छा बॉल डालूंगा मेरे लाइफ का, वो टारगेट रहना चाहिए। तो आपको पूरा का पूरा लर्न करने का ऐसा टारगेट नहीं रखना, मैं यही सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक को अभी लर्न करना वाला हूँ या लर्न करने वाली हूँ, तो मैं सिर्फ ये चीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी, और उसके बाद में आगे का देखूंगी। पक्का पक्का, इसको खत्म कर देना ना, उसके बाद में आगे बढ़ने का। पॉइंट क्लियर? पक्का पक्का, यस। चलो मैं आगे चलता है। अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी or the unlisted public company as the case may be, as the case may be, the LLP of which the firm or such company has been converted, and the partner of the LLP shall be bound of the provision of the various schedule as the case may be applicable to them। क्या बोल रहा है, जब जैसे ही वो फर्म कन्वर्ट हो जाएंगे एलएलपी के अंदर, तो अभी बोले उसको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्या सड़वी चीज बोल रहे हैं यार वो, मतलब आप कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होने के बाद में आपको उनके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ेंगे क्या? रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ेंगे मतलब क्या, जैसा उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फॉलो फाइल करनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल करना, एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं 60 दिन के अंदर, ये अपन फॉलो नहीं करेंगे क्या? कुछ भी, मतलब अपन दुबई में जाएंगे, दुबई के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। मतलब आप ऐसा बोल सकते क्या, सपोज कोई इंडिया का बंदा दुबई में गया, इंडिया दुबई के अंदर जाके बोलता नहीं मैं आपके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, मैं तो दुबई का हूँ ही नहीं, मैं तो इंडिया का हूँ, आपके पास में तो सिर्फ मैं रहने आया। दुबई का गया ना, तो दुबई के अंदर आपको उनके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो वैसे ही थे अपॉन सच कन्वर्जन, जो भी पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होगी एलएलपी के अंदर, या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होगी एलएलपी के अंदर, या कोई पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होगी एलएलपी के अंदर, तो उसको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे एलएलपी के अंदर। क्या बात है, हाँ करेंगे करेंगे बस। अपॉन द कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन शैल बी
एज स्पेसिफाइड इन वेरियस शेड्यूल, मतलब जो भी कन्वर्जन होगा उसके अंदर जो भी कन्वर्जन के शेड्यूल के हिसाब से जो भी कन्वर्जन की मेथड बताई हुई है, जो भी रूल्स बताए हुए हैं, तो उसको सब कुछ अप्लीकेबल हो जाएंगे। अपॉन द कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन शैल बी सच एज स्पेसिफाइड इन द वेरियस शेड्यूल्स। हाँ, मतलब जो भी शेड्यूल्स के अंदर बताए हुए ना कन्वर्ट होने के बाद में क्या क्या रहेगा, तो वो सब कुछ एज पर शेड्यूल्स काम होगा, है ना। इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन अपन आगे पढ़ेंगे, कन्वर्ट होने के बाद में क्या क्या पढ़ेंगे बस अपन सब आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी क्या होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर द वेरियस शेड्यूल एज द केस में भी। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे ही फर्म कन्वर्ट हो जाएंगी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सॉरी एलएलपी के अंदर, है ना, जो दिन से रजिस्टर्ड किया, there shall be LLP by the name specified in the certificate and the registration of the registration registered under this act। बोले जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएंगे एलएलपी के अंदर, है ना, तो जिस दिन से कन्वर्ट होगी तो उस दिन से उसको वो नाम मिलेगा जो कि उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। जैसा मैं एग्जांपल बोलता, सपोजिंगली हमारी बीएमए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, है ना, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएंगी तो बीएमए के आखिर में जो प्राइवेट लिमिटेड लिख के आता था वो हट जाएगा, तो प्राइवेट लिमिटेड की जगह पे क्या आएगा, बीएमए एलएलपी। तो वो बोले उसके नाम पे जैसा सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उसको वो नाम मिल जाएगा, ठीक है भाई, मिल जाएगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कन्वर्ट होने के बाद में क्या क्या होगा अपने साथ में। तो पहली बात तो नाम बदल जाएगा, पहली बात होगी। ऑल द टेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल। टेंजिबल का मतलब क्या बोल रहे हैं, जो चीज को अपन टच कर सकते हैं, जैसा लैंड को अपन टच कर सकते हैं, जैसा अपन बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, जैसा अपन प्लांट एंड मशीनरी को टच कर सकते हैं, जैसा अपन पेन को टच कर सकते हैं। जो चीज मूवेबल होंगी, कार जैसी मूवेबल चीज होगी, प्रिंटर्स, प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल चीज होगी, या कोई अनइमूवेबल चीज होगी लेकिन जो टेंजिबल नेचर की है, वो सारे के सारे, या फिर जो कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होंगी जो कि पहले थी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी की, मतलब जो पहले कन्वर्जन होने के पहले वाले बिजनेस एंटिटी की जो भी थी, एज द केस में भी all the assets, interest, rights and privileges, liabilities, obligation relating to the firm or the company as the case may be, whole of the undertaking of the firm or the company as the case may be shall be transferred to the limited liability partnership without the further assurance or act or deed। बोले जिस दिन से हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी और एलएलपी एक्ट बन गया, तो जो भी असेट्स, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, राइट्स, ड्यूटीज, जो भी उनका पार्टनर्स की उधर रहेंगी वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएंगी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। उनको कोई भी ट्रांसफर डीड बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो ट्रांसफर हो जाएगी इसके पास में। मतलब क्या है, एकदम सिंपल सी बात है ना, ये चीज बंद होगी उसके पूरे की चीजें, असेट्स, लाइबिलिटी सब इसके पास में आ जाएंगे, है ना। कोई डबल से ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं। बाद में एलएलपी का ऐसे बोल सकती है कि नहीं नहीं ये लाइबिलिटी तो पुराने वाले की थी, हमारी कोई लेना देना नहीं, नहीं नहीं नहीं। असेट्स जब एक्सेप्ट किए ना तो लाइबिलिटीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर एलएलपी को। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, कन्वर्ट होने के बाद में क्या क्या होगा, नाम बदल जाएगा, उसके बाद में सारे के सारे टेंजिबल, इनटेंजिबल, सारे के सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, राइट्स और ड्यूटीज ट्रांसफर हो जाएंगी किसके पास में, एलएलपी के पास में। पक्का पक्का, सिंपल सिंपल, मजा नहीं लाइक ला। उसके बाद में द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी द डिसॉल्व एंड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ फर्म एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनी एज द केस में बी। क्या बोल दिया, क्या बड़ी बात बोल दिया। बोले जिस दिन से वो कन्वर्ट हो जाएंगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, तो जो पहले रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, आरओएफ, रजिस्टर ऑफ फर्म के पास में रिकॉर्ड रहेगा, किसका रिकॉर्ड रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉर्ड रहेगा ना। जैसा बीएमए आज रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर रजिस्टर्ड है ना, उनके पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएंगी तो जो रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर उनका नाम लिखा हुआ था वो नाम वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरी, जैसे ही कंपनीज एक्ट के अंदर वो नाम लिखा हुआ रहेंगे, जैसे बीएमए प्राइवेट लिमिटेड, अपन कन्वर्जन वो डिसॉल्व हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, उनके रजिस्टर मतलब उनके काम वो जो रजिस्टर में ना जो नाम रहेंगे ना बीएमए प्राइवेट लिमिटेड, वहां से नाम हटा डालेंगे। क्या रहता है आपको पता है क्या, अपन ने देखे भी थे, जब भी कंपनी बनती है ना तो उसका सीआरसी के अंदर नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वहाँ पे नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। क्योंकि क्या हो जाता है, एक कॉमन नाम किसी और को अलर्ट नहीं होना चाहिए ना, तो बोले वो नाम से वो रजिस्टर्ड कर, वो नाम से जो पहले वाला नाम होगा उसको हटा डालेंगे। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। दूसरा, ये फॉरेन एलएलपी है। आप इधर यहाँ तक देखो बोला, पहले है कुछ भी नहीं, एकदम ऐसा एक एक लाइन वाले पॉइंट है, सब लॉजिकल सारे पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है यार इतना सारा सब कुछ पढ़ा दे रहे, याद में रहेगा कि नहीं याद रहेगा, सब कुछ याद रहता, आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पक्का पक्का, ठीक है। देखा क्या आपने, देख लिया, यस। अब फॉरेन एलएलपी, ये इसके अंदर ना मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ और मसाला डालेंगे, लेकिन इन्होंने सालों ने ना कुछ डाले नहीं। क्या बोले पता है क्या, एकदम ऐसा सड़े सा पॉइंट डाल दिया।
बोले केंद्र सरकार के पास में पावर है कि जो भी एलएलपी जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड है, हाँ क्या बोल रहा है, जो भी एलएलपी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, 2 मिनट, मैं 2 मिनट वापस होता मेरे को, ठीक है 2 मिनट। क्या बोल रहा है, जो भी एलएलपी जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड है, केंद्र सरकार के पास में पावर है कि उनके सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई कौन से करे, वो केंद्र सरकार के पास में पावर है कि उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बने। मतलब बोलने का मतलब क्या है, ये ऐसा फॉर्मेलिटी वाला सेक्शन डाल दिया है। सपोज इनकी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है जो कि फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड थी, बनी हुई थी, है ना। अब वो इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो इंडिया के ऊपर उसको नियम कायदे कानून अप्लीकेबल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो वो नियम कानून कायदे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनेंगे, है ना। तो ये सेक्शन के अंदर उन्होंने एक्चुअली पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास में पावर है कि फॉरेन एलएलपी के रिलेटेड तुम रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हो और उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हो, है ना। तो और एक्चुअली कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसके लिए बनाया भी है, और वो कंपनीज एक्ट के अंदर बनाए भी है। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो फॉरेन एलएलपी के लिए वो रूल्स बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर नहीं डाला, उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर डाले हुए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डाले हुए, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एलएलपी भी आ जाती है ना, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन एलएलपी विद इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस विद इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो रूल्स बनाए, किस चीज के रिलेटेड रूल बनाए, कि वो इंडिया के अंदर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस रहे और वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर पाए, है ना। ये किसके पास में पावर है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो रूल्स बनाए, किससे रिलेटेड रूल्स बनाए? बिजनेस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट बनाने का, एंड उसके अंदर इंडिया के अंदर वो बिजनेस करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो रूल्स बनाए, किसके लिए रूल्स बनाए? कि वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करे और इंडिया के अंदर बिजनेस करेंगे। अभी 3-4 बार क्यों बोल रहे हैं? इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोले भाई, नीचे देखो। बाय अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 नाउ कंपनी एक्ट 2013 विद सच मॉडिफिकेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। जैसा केंद्र सरकार को लगेगा कि यार अपने को सेंट्रल कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स अप्लाई करने का है, एक्चुअली उन्होंने उनकी सेक्शन को अप्लाई करे विद सर्टन मॉडिफिकेशन विद सर्टन चेंजेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं यार ये सेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड रूल्स बना देती है। पक्का पक्का विद सच मॉडिफिकेशन एज में डीम फिट। केंद्र सरकार को जैसा ठीक लगे वो वैसा करेगी। यार वैसे ही मोदी की बहुत चलती है, मोदी को कौन बोलेगा। ऐसे नहीं, मस्ती में बोल रहा मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ना सारे के सारे राइट केंद्र सरकार के पास में रहते हैं। इनफैक्ट ये लॉकडाउन लगाने का भी राइट किसके पास में था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में था। दूसरा उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी राइट्स आता है ना। जैसे अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब से बोला ट्यूशन क्लासेस चालू कर डालो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी राइट्स रहता है, उसको उनके हिसाब से वो रूल्स बना सकते हैं, और अपन सिंस वो पर्टिकुलर स्टेट के नागरिक है तो उसको फॉलो करना जरूरी रहता है, मैंडेटरी रहता है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं, एकदम 5 सी चीज बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है पता है क्या? अपन कौन से केसेस के अंदर अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे, खत्म करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे आप बोलो, एक बार सोच के देखो। अपन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कब बंद करेंगे? अपन देखेंगे द वाइंडिंग अप एंड द डिसोल्यूशन। द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी में बी इधर वॉलेंटरी, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई बिजनेस एंटिटी को लगता है कि यार अपने को बंद करने का अभी के अभी, तो वो खुद के मन से वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बंद कर सकती है, और बाय द ट्रिब्यूनल एंड द एलएलपी बाय ऑल्सो वाइंड अप। वहाँ ट्रिब्यूनल एंड एलएलपी क्या बोल रहा है? बोले अगर एलएलपी को लगा कि यार हमको खुद की इच्छा से बंद करें, तो खुद की इच्छा से भी कर सकते हैं ना। या फिर उनको लगा तो ट्रिब्यूनल को लगा कि यार ये एलएलपी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे, और ट्रिब्यूनल के पास में पावर है यार ये फ्रॉड करती रहती है, तो ट्रिब्यूनल के पास में पावर है उनको बंद करने का। एंड द एलएलपी सो वाउंड अप मे बी डिसॉल्व। मतलब फिर वो केस के अंदर ट्रिब्यूनल को लगा कि यार बंद करो, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो एलएलपी बंद हो जाएंगी, है ना। कब होगा देखो वाइंडिंग अप। द सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी में बी वाइंडिंग अप, ये ऊपर का पॉइंट ना अपन ने उसे पीछे से देखा था। द सर्कमस्टांसेस इन विच द एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, कब होगा? सेक्शन 64 क्या बोला? द एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल कब? इफ द एलएलपी डिसाइड दैट द एलएलपी बी वाउंडेड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर एलएलपी को लगा कि यार हमको बंद कर डालो, और उसने खुद ने एप्लीकेशन करा किसके पास में? ट्रिब्यूनल के पास में, कि यार हमारे को बंद कर डालो, हमारी काम करने की इच्छा ही मर गई है अभी, बस बंद कर डालो हमारे। तो वो पर्टिकुलर केस में अगर उन्होंने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल बंद कर डालेंगे। दूसरी चीज, इफ फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2। क्या बोल रहा है वो? अपने देखा था उधर, याद है आपको? कभी भी हमारे एलएलपी एक्ट के अंदर, हमारे एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 से कम पार्टनर्स हो गए, दो मतलब 2 से कम से नहीं, 2 से कम नहीं, 2 से कम अगर पार्टनर हो गए, और वो अकेला आदमी 6 महीने से ज्यादा बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा।
सिंपल। मतलब फिर क्या है बेटा, वो तो बात ऐसी होगी ना, वो अकेले पर्सन बिजनेस चला रहा है ना, फिर पार्टनरशिप फर्म का है कि वो, है ना। अगर उसको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट ही लेने का तो वो 1% कंपनी बना के ले ले। वो एलएलपी को तो उसको डिजोल्व ही करना पड़ेगा, 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा वो अकेला आदमी काम कर रहा है तो, है ना। तो 2 पॉइंट, अगर एलएलपी को लगा कि हमको बंद कर डालो तो एलएलपी को बंद कर देंगे, वो किसके थ्रू, बाय अप्लाइंग टू ट्रिब्यूनल। दूसरा, है ना, दूसरा कब रहेगा, अगर उनका 6 महीने से ज्यादा अगर टाइम पीरियड हो गया है, वो अकेला आदमी बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो केस के अंदर हो जाएंगे। दूसरा, इफ द एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर एलएलपी को लगता है कि यार उसके पास में लोन देने की क्षमता नहीं है, मतलब वो इंसॉल्वेंट सी हो गई, तो वो केस में डिसोल्यूशन हो जाएगा। इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ? अगर सपोजिंगली कोई एलएलपी, अरे यार 2 मिनट, सपोजिंगली कोई एलएलपी ऐसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है कि उसकी मतलब कंटिन्यूटी इंडिया की, क्या बोलते हैं उसको अपन, इंडिया के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म कर रही है। जैसा अगर सपोजिंगली किसी ने एलएलपी बनाया और वो आतंकवादियों को इंफॉर्मेशन देती है, अलग अलग तरीकों की इंफॉर्मेशन देती है, टेररिस्ट को इंफॉर्मेशन देती है, मैं एग्जांपल ले रहा, इंफॉर्मेशन देती है इंडिया की इंटीग्रिटी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर, बहुत बड़ा धक्का लग सकता है ना वो एलएलपी को। तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, तो वो केस के अंदर वो एलएलपी को भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, कोई हाँ, कोई केस के अंदर मतलब कोई ऐसा एखादी एलएलपी बनी जो कि झगड़े करवाती इंडिया के अंदर बहुत वायलेंस क्रिएट कर रही है ना, वो उसकी इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, तो वो पर्टिकुलर एलएलपी को बंद करेंगे। 4 केसेस देख लिए अपन ने, है ना। कब कब होगा, पहला, अगर एलएलपी ने खुद ने डिसाइड किया कि हमारे को वाउंड अप कर दो, वो ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन करके वाउंड अप कर सकती है। 6 महीने से ज्यादा अगर उनका टाइम पीरियड हो गया है, वो 2 पार्टनर्स के कम से कम पार्टनर हो गए, तो वो केस के अंदर बंद कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो डेट्स पे करने की क्षमता में नहीं है, तो वो केस के अंदर बंद कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो अपने इंटरेस्ट के अलावा एक्ट कर रहे हैं, मतलब किसके इंटरेस्ट के ऑर्गेन एक्ट कर रहे हैं, इंटीग्रिटी और इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, उनके काम कर रहे हैं वैसे तो। इफ द एलएलपी हैज मेड द डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड द सॉल्वेंसी आर द एनुअल रिटर्न्स, वेरी गुड पॉइंट। अपने को बोला था उधर कि अपने को स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल करने थे 60 दिन के अंदर। कोई पर्टिकुलर एलएलपी ने 5 साल कंटिन्यूसली, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने अगर अपने ये 3 डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पहला डॉक्यूमेंट्स, और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी दूसरा डॉक्यूमेंट, एनुअल रिटर्न तीसरा डॉक्यूमेंट, कंटिन्यूसली 5 सालों तक अगर फाइल नहीं किया तो, कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स तक फाइल नहीं किया तो उसको मतलब उनको वाइंड अप कर देंगे। इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द एलएलपी शुड बी बाउंड अप, एलएलपी को लग रहा है, ट्रिब्यूनल को लगा कभी कि यार वैसे एलएलपी ने एप्लीकेशन नहीं करा, लेकिन ट्रिब्यूनल को खुद से लग रहा है, वो पहले वाले पॉइंट के अंदर क्या था, एलएलपी खुद अप्लाई कर रही थी। हाँ? इसके अंदर पॉइंट के अंदर क्या है कि एलएलपी को, सॉरी, ट्रिब्यूनल को खुद को लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, बंद करो अभी, ये क्या एकदम गंदी एलएलपी है साली, कुछ भी काम नहीं करती, काम करती तो सब अमेरिका में काम करती, फ्रॉड करती लोगों के साथ में। दिस इज हैविंग जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है उनके पास में बंद करने का, ऐसे नहीं मेरे मन में आया आज से बंद, ऐसे नहीं, उनके पास में कोई ना कोई ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो किसके अंदर वो बंद कर डालेंगे। will be wanted. Rules for winding up and the dissolution. Section 65. The central government may make the rules for the provision in relation to winding up of the and dissolution of the LLP. हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो पर्टिकुलर एलएलपी को बंद कर पाए, इसके हिसाब से बंद कर पाए, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। पक्का, ये आखिरी मिसलीनियस का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक अपना लेक्चर में यहाँ पे इसको एंड करता हूँ। अपन ने आज क्या क्या देख लिया था, एक बार का फटाफट से अपन रिकॉल करना क्या, या तो आप 5 मिनट आप पूरा का पूरा देख लो, मैं उसके बाद में आपको रिकॉल करता हूँ, पूरा 10 मिनट के अंदर अपन मैं पूरा का पूरा लेक्चर को रिकॉल करवा लूँगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, आप एक बार का 2 मिनट आप भी देख लो आपके लेवल पे। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ। हाँ, चलो, आपने देख लिया होगा, आई होप सो। मैं एक बार का फटाफट अपन रिकॉल कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ देखे थे। अपन ने सबसे पहले आज देखे थे पार्टनर्स इन होल्डिंग आउट। कोई व्यक्ति अगर हमारा पार्टनर्स नहीं है, लेकिन वो ऐसा बता रहा है बाय वर्ड्स और बाय रिटर्न और बाय कंसेंट, मतलब रिटर्न में देख के दे रहा है या राइटिंग में दे रहा है, कंडक्ट कर रहा है, या किसी को ओरली बता रहा है, खुद रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को किसी और व्यक्ति को, कोई या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट करवा रहा है कि यार ये हमारा बंदे का, ये हमारा पार्टनर है, और सामने वाला पर्सन वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रिलाई कर रहा है और उनको लोन दे रहा है, तो वो पर्टिकुलर केस में भले ही वो थर्ड पर्सन, वो जो पर्सन
जिसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है या जो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो पर्टिकुलर लोन के लिए, है ना। वो इवन तो वो पार्टनर लोन, वो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा तो भी उसके अंदर आ जाएंगे। वो पीयूष वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, है ना। लेकिन अभी सपोजिंगली कोई एलएलपी को वो लोन मिल गया है ना, कोई एलएलपी को लोन मिल गया है बाय बाय मीन्स ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। वो एलएलपी को लोन मिल गया बाय मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और उसका एलएलपी को बेनिफिट मिल रहा है, तो एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी वो लोन को रिपेमेंट करना। दूसरा, अपन ने पिछले वाले पॉइंट के अंदर देखा था, भले जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या जिसका रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जैसा पीयूष खुद रिप्रेजेंट कर रहा था या पीयूष को मैं क्या बोलते इंट्रोड्यूस करा थर्ड पर्सन को। अब पीयूष को पता नहीं यार वो सामने वाले को ये रिप्रेजेंटेशन क्या परिणाम क्या होगा, पता हो कि नहीं पता हो, पीयूष को लाइबिलिटी तो बियर करनी ही पड़ेगी, उसको प्रीपेमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा आखिर में ये पॉइंट थोड़ा सा अलग ही विचित्र ही भाग रहा था। वो बोल रहा था सपोजिंग टोटल 3 पार्टनर थे, बी पार्टनर की डेथ हो गई थी, हाँ, और फिर बाकी के रिमेनिंग पार्टनर ने अभी भी नाम अगर चेंज नहीं किया तो बाकी आगे जाके सपोजिंगली कोई अनसर्टन इवेंट, अनसर्टन लाइबिलिटीज अगर वो एलएलपी के ऊपर आ गई, तो वो केस के अंदर बी पार्टनर के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनसे वसूल नहीं किया जाएगा वो लाइबिलिटी के लिए। बी पार्टनर या बी पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स लाइबल नहीं रहेंगे। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के अंदर बोले थे, जब भी सपोजिंगली कोई एलएलपी या उसके अंदर कोई पार्टनर जिनका इंटेंशन है टू फ्रॉड करने का क्रेडिटर्स के साथ में, क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने का या कोई अदर पर्सन को फ्रॉड करना, कोई ऐसा कोई भी फ्रॉडुलेंट पर्पस का उनका इंटेंशन है, तो वो केस के अंदर एलएलपी और उसके पार्टनर्स जो कि रिस्पेक्टिव पार्टनर होगा जिन्होंने फ्रॉड किया है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, शैल बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी, है ना। तो उसके अंदर उसने क्या बोला, वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन सच फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, है ना। जो केस के अंदर अगर सपोजिंगली उन्होंने फ्रॉडुलेंटली अगर उन्होंने कोई काम कर रहा है, हु हैज नोइंगली द पार्टी टू द बिजनेस, वो नहीं था क्या उसके अंदर, बिजनेस इज कैरिड ऑन विद सच फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और फॉर सच पर्सन विद मेंशन अबव, एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली पार्टी फॉर कैरिंग आउट सच बिजनेस इन द फ्रॉडुलेंट मैनर शैल बी पनिशेबल। हाँ, वो नहीं कहा अगर कभी भी कोई पर्सन ने कोई फ्रॉडुलेंटली बिजनेस के अंदर काम किया, चारों पार्टनर से रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेकिन कुछ पार्टनर से रिस्पॉन्सिबल थे, तो जो पार्टनर्स ने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से वो काम किया वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो पर्सन को पनिश करेंगे। वन पनिशन कितनी करेंगी, उनको इम्प्रिजनमेंट मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों की, और मतलब एंड और मतलब एंड मतलब और वाला कौन सा वाला, हिंदी वाला और बोल रहा था मैं, एंड उनको फाइन लगेगा कितना, मिनिमम 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक लग सकता है। दूसरा, every LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP shall be conduct the affairs in a fraudulent manner। ये डबल से आए करें, हाँ, तो बोले इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको बाकी एक्ट के अंदर क्या बोलेगा, मतलब बाकी एक्ट के अंदर उनको क्या प्रोसीडिंग का झेलना पड़ेगा, वो एलएलपी एक्ट के अंदर वो पर्सन की वजह से जो कि फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा था, तो अगर किसी अन्य व्यक्ति को उसको लॉस सफर हुआ होगा तो वो लॉस को रीअम्बर्स कराना पड़ेगा, कंपेंसेट कराना पड़ेगा। पॉइंट समझा क्या, मतलब उनके फ्रॉड के, अगर कोई एलएलपी का या उसके पार्टनर का, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर का या उसके एम्प्लॉय के वजह से, उनके फ्रॉडुलेंट इंटेंशन की नियत के वजह से किसी अन्य व्यक्ति को लॉस सफर हुआ होगा, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो बंदा या उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय या वो कोई भी व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल था, उसको 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 पेमेंट देनी पड़ेगी। किस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब वो लॉस अगर हो रहा है तो उसको लॉस पे सामने वाले को कंपेंसेट कराना पड़ेगा, है ना। हाउएवर वो पर्टिकुलर केस के अंदर सपोजिंगली कुछ पार्टनर्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे, बाकी के पार्टनर्स को कुछ पता ही नहीं था, तो वो जो पार्टनर्स की गलती थी वो एलएलपी के ऊपर कुछ नहीं आएगा, वो सिर्फ पार्टनर्स के ऊपर ही आएगा। दूसरा, विसल ब्लोइंग, अगर सपोजिंगली कोई व्यक्ति, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास में एक चीज़ का पावर है, किस चीज़ का पावर है, अगर सपोजिंगली कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर हेल्प किया था कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, है ना, वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, या फिर अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन होने के पहले, है ना, पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, कोई एलएलपी का एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेशन होने के पहले ही कोर्ट को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसकी पेनल्टी को वेव कर सकते हैं, पेनल्टी को कम कर सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति को उन्होंने जिसने हेल्प करी, है ना, तो उसको ना अपन थ्रेटन करेंगे, ना डिमोट करेंगे, ना थ्रेटन करेंगे, ना डिमोट करेंगे। दूसरा, ना उसको डिस्चार्ज करेंगे, ना उसको सस्पेंड करेंगे, या कोई ऐसा कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। हाँ, काय के लिए चेंज नहीं करेंगे, मतलब बोलने का मतलब क्या है, वो उसके साथ में किसी भी तरीके का अलग व्यवहार नहीं वापरेंगे, बिकॉज उसने इन्फॉर्मेशन दिया। पक्का पक्का राइट, मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को याद आ रहा है, मैं जानबूझ के देख देख के नहीं बोल रहा हूँ, आपने भी फटाफट रिकॉल करना, है ना। दूसरा, मेरी एक सजेशन क्या रहेगा, आपका जो आखिरी वाला मेरा रिकॉर्डिंग, ये क्या बोलते हैं, रिवीजन वाला लेक्चर है ना, आपने इसको एडिट करके मस्त प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रख देना, या टाइम लिख के रख देना कि मेरे को ये लेक्चर के अंदर सर का इतना पार्ट रिवीजन का देखना है। इतना अमाउंट बार बार देखोगे ना आप, तो आपको अच्छी तरीके से होते जाएगा।
ठीक है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हर, अच्छा ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अंदर 3 पॉइंट थे ना, ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अंदर सेक्शन 34 के अंदर 3 पॉइंट थे। एक तो हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट फाइल करना पड़ेगा और ऑडिट करना पड़ेगा ना। हर एलएलपी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। दूसरा, उनके अफेयर से रिलेटेड, मतलब जो भी उनके एक्टिविटीज के अंदर चल रही है फॉर द ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, जब से वो बने हैं तब से उनको रखना पड़ेगा ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ऑन अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस एज में भी जैसे उनको कंफर्टेबल लग रहा। और उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स उनको कहाँ मेंटेन करके रखना पड़ेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करके रखना पड़ेंगे फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। कितने सालों तक मेंटेन करना पड़ेंगे, जितना केंद्र सरकार ने उसको बोल दिया। पॉइंट समझा क्या। दूसरे पॉइंट के अंदर बोला था हर एलएलपी को एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। वो 31 मार्च 2000 जो भी रिस्पेक्टिव ईयर होगा, जैसा 19-20 का होगा ना, तो 31 मार्च 2020 को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, वो सॉल्वेंट है कि अनसॉल्वेंट है, वो सब कुछ आरओसी को मतलब वो फाइल करना पड़ेगा इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। ये इसके अंदर बोला उन्होंने कि उनको फाइल करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी आरओसी का फाइल करना पड़ेगा इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। फॉर्म भी नहीं बोला, मैनर भी नहीं बोला, सब भी प्रिस्क्राइब। टाइम बोला क्या, नहीं टाइम नहीं बोला, ठीक है। ये यहाँ पे बोला उन्होंने कि उनको 6 महीने के अंदर उनके लेवल पे उनको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और इसके ये सेक्शन 3 के अंदर क्या बोला उन्होंने, सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोला, उनको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 के अंदर क्या बोला उन्होंने कि वो स्टेटमेंट को आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब अलॉन्ग विद सच फीस। क्या यहाँ पे टाइम बोले हुआ है क्या, टाइम बोले हुआ है क्या, टाइम बिल्कुल भी नहीं बोला। पॉइंट समझा क्या बच्चा, पक्का पक्का, राइट। हाँ, द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी, अच्छा हर एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना पड़ेगा एज पर रूल्स जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हुए, सॉरी एज पर रूल्स जो भी उनको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हुए उसने उनका ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, क्या केंद्र सरकार के पास में पावर है, क्या कोई कोई एलएलपी को वो डिस्चार्ज कर सकते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट मत करो, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट नहीं कराने का। ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, वो ऐसा ऑर्डर इशू कर सकती है। दूसरा, अगर कोई कंपनी ने सॉरी कोई एलएलपी ने इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो उसको फाइन लगेगा 25,000 तक, जो मिनिमम 25 मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लग सकता है। और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से लेकर तो 1 लाख रुपए तक फाइन लग सकता है ना। वैसे एनुअल रिटर्न का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको 60 दिन के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर अंदर अपना एनुअल अकाउंट्स फाइल करना पड़ेगा किसके पास में, आरओसी के पास में इन सच फॉर्म इन सच मैनर अलॉन्ग विद सच फीस एज में भी प्रिस्क्राइब। नहीं किया तो एलएलपी के ऊपर 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी, और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से लेकर तो 1 लाख तक पेनल्टी। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, इधर उसके अंदर बोला था फर्म टू एलएलपी सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट लिमिटेड टू एलएलपी थर्ड शेड्यूल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है कि इन्होंने सारी के सारे प्रोविजंस को, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया है, तो वो उनको रजिस्टर्ड करेगा एज पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंदर उसको रजिस्टर्ड कर देगा और उनको एक सर्टिफिकेट देगा, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जो भी कन्वर्टेड एलएलपी होंगी ना, फॉर्म टू एलएलपी में जो कन्वर्ट होगी, उसको 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसके जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो पहले जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बोलकर रजिस्टर्ड थी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या फिर कंपनी एक्ट के अंदर जो आरओसी है, कंपनी मतलब वो कन्वर्ट होगी ना, अगर वो कंपनी, उसको फिर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर कि वो कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। दूसरा, अपॉन द कन्वर्जन, जितने भी कन्वर्जन होने के बाद में उनको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। किस चीज़ के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, एलएलपी एक्ट के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनको सारे के सारे जो भी शेड्यूल्स के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है, उनके सारे के सारे शेड्यूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट, उसका नाम चेंज हो जाएगा, कन्वर्टेड नेम आ जाएगा। सारे के सारे असेट्स, टेंजिबल हो जाए, मूवेबल हो जाए, अनइमूवेबल हो, सारे के सारे असेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसके पास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एलएलपी के पास में, सॉरी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सारे के सारे हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बोला है, क्या बोल रहा है वो, द फर्म द कंपनी और द कंपनी एज द केस में भी डीम टू बी डिजोल्व। अच्छा, जैसे कि फर्म और कंपनी बन गई तो उसको डिजोल्व कर दिया जाएगा, और जो भी रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर उसका नाम होगा ना, क्या होता है बेटा, अपन ने जैसे आरओएफ रजिस्टर ऑफ फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर्ड थी, अपन उसको जैसे इन्फॉर्म करेंगे हम, हमारे कन्वर्ट हो गए ना, अपन कन्वर्ट होने के बाद अपन ने उसको इन्फॉर्म कर दिए, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर रजिस्टर ऑफ फर्म क्या करता हूँ, शाबाश शाबाश ऐसा बोलता हूँ नहीं, उसका उसके पास में जो नाम से रजिस्टर्ड होंगे, वो नाम से उसको वहाँ पे इरेज कर देंगे और एंट्री को रिमूव कर देंगे, तो नाम को रिमूव कर देंगे, सो दैट फिर अभी वो नाम से कोई और पार्टनरशिप फर्म बना पाए। ऐसे कंपनी एक्ट वाले भी नाम चेंज कर देते हैं, राइट।
दूसरा, फॉरेन एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो बिजनेस चालू कर सकते हैं, इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, या इंडिया के अंदर वो बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उनको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन कौन से अप्लाई होंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगते हैं एज पर सच मॉडिफिकेशन एज दे डीम फिट। ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था वाइंडिंग अप। क्या वाइंडिंग अप पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल है। कौन से केसेस के अंदर वाइंडिंग अप होगा? अगर एलएलपी को खुद को लगता है कि हमारे को वाइंडिंग अप करवा दो, तो एलएलपी को वाइंडिंग अप करवा देंगे। सेकंड, अगर कोई एलएलपी के अंदर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और 2 पार्टनर के नीचे पार्टनर हो गए, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो एलएलपी को डिसॉल्व कर देंगे अपन, बिकॉज 6 महीने से ज़्यादा आप टाइम हो गया, आप दूसरा पार्टनर ला नहीं पाए, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको एलएलपी को शट डाउन करना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। दूसरा, अगर एलएलपी इंसॉल्वेंट हो गया, दे आर अनेबल टू पे डेट्स, तो वो केस में बंद हो जाएगा। अगर कोई एलएलपी काम करिए अगेंस्ट द इंटीग्रिटी सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दो है, हाँ, है ना? क्या बोल रहा है बेटा? देखो, ये सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द और एंड है यहाँ पे कॉपी, और सॉरी, और यहाँ पे और मैं कॉमा को एंड पर दिया था, सॉरी। और का मतलब क्या? वो इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम नहीं करती, लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब कोई पर्टिकुलर राज्य को खत्म करने के लिए बनेगी एलएलपी, तो वो केस के अंदर बंद कर देंगे उसको। दूसरा, अगर कोई एलएलपी ने आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न कंटिन्यूस 5 सालों तक फाइल नहीं किया, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। कभी कभी ट्रिब्यूनल को लगा, आपने अप्लाई नहीं किया लेकिन ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि यार इसको बंद कर दिया जाए, तो वो उनके पास में ग्राउंड्स है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, उसको वाइंड अप कर दिया जाए, तो वाइंड अप कर डालेंगे, है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो वाइंड अप से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। पक्का पक्का अभी मिसलेनियस रहेगा अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ तक लेक्चर को खत्म कर दे रहा हूँ। आप ये अच्छे तरीके से पूरे के पूरे लेक्चर्स को देख लेना, कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में अपन लास्ट टॉपिक जो बाकी मिसलेनियस का, मैं एग्जाम्स के अंदर आपका मिसलेनियस का टॉपिक नहीं पकड़ने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना, अपन बाद में इसको खत्म कर लेंगे। यहाँ तक आपकी टेस्ट रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मैं सोच रहा हूँ आपकी टेस्ट कल ना रखूँ, परसों मॉर्निंग में रखूँ। मैंने जानबूझ के आपको ग्रुप पे मैसेज नहीं डाला कि बिकॉज क्या करते जान देना, फिर एक भी दिन एक्स्ट्रा का मिल गया ना तो अपन थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाते, आलसी बन जाते, इस वजह से मैंने डाला नहीं। ठीक है, तो आप अभी तक आपका प्रॉपर तरीके से लर्निंग हो गया होगा। मैं अभी उसके आगे का वहाँ तक आपका टेस्ट लूँगा, जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा लिया, मिसलेनियस को छोड़ के वहाँ तक आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अच्छा, मैं दूसरा एक बोल रहा था, प्लीज़ मुझे मेरा वो क्या बोलते, मैं अगर यॉन कर रहा था ना, तुम प्लीज़ मुझे इग्नोर करना। मैं एक्चुअली बहुत टायर्ड हो गया हूँ, लेकिन मुझे आपका लेक्चर्स, आपका पोर्शन कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत मस्ट है, और मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर मैं रिकॉल नहीं भी करवाता था ना, क्या बोलते हैं, रिवाइज नहीं भी कराता था ना, चलता था मुझे, लेकिन वो आपको नहीं चलता था। अब आपको रिवाइज कर रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस तो आता है, हाँ भाई मुझे हर एक चीज़ पता है, अब मुझे इसको मेरी लैंग्वेज में लिख के देखना है और वो टॉपिक को ख़त्म, है ना? मैं इस वजह से ज़्यादा मेरे लेवल पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा वो सिर्फ पार्ट, अगर मैं कभी यॉन कर रहा हूँ, उबासी ले रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।